अब उसके बाद बच्चों क्या है, व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, आपको पता है, आप लोगों ने, मुझे अच्छे से पता है, आप लोगों ने बच्चों जब 10th किया था तो 10th का ये छठा चैप्टर था, ऐसे है कि नहीं है? क्लास 10th जब आप लोगों ने पढ़ा था बच्चों, तो उसमें जो चैप्टर 6 था मैथ का, तो वो यही था। ठीक है। अच्छा, तो बच्चों व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी को अगर मैं अपने आसान आसान वर्ड्स में बयान करूं तो सेंट्रल टेंडेंसी ये है कि आपके पास बहुत बड़ा डाटा है। अब उस बहुत बड़े डाटे में से आपने सिर्फ एक वैल्यू लिखनी है जो उनका सेंट्रल भी हो और एक टिपिकल पॉइंट भी हो फॉर ऑल डाटा। ठीक है, चलिए अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें कि ये क्या है बच्चों, कि इट ये रिप्रेजेंट्स मीन ही हुआ ना? सिंगल, क्या हुआ? मीन। यस, वो सारी इसी की कैटेगरीज है ना, सारी की सारी इसी की कैटेगरीज है। इट रिप्रेजेंट सिंगल वैल्यू। ठीक है। और जो है ना, जो कि सेंट्रल भी होता है। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग, आप सेंटर भी कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटिंग सेंटर। ठीक है, मिडल एंड मोस्ट टिपिकल वैल्यू एंड मोस्ट टिपिकल पॉइंट भी आप कह सकते हैं इसको, टिपिकल पॉइंट ऑफ डाटा सेट। कि आपके पास अगर आपका कोई डाटा सेट है, उस डाटा सेट का जो मोस्ट टिपिकल पॉइंट है ये वो हो सकता है, ये सेंट्रल वैल्यू को भी रिप्रेजेंट कर सकता है और ये मीडियन वैल्यू को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो अब ये जो सेंट्रल टेंडेंसी है ना, ऐसा समझ लो कि इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं इसको मेजर करने के। इसको मेजर करने के क्या है, डिफरेंट, डिफरेंट कंपोनेंट। हाँ डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। उन डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम नाम देते हैं मीन का, मीडियन का, मॉड का, स्टैंडर्ड डेविएशन का, रेंज का और परसेंटाइल का। These measures are used to summarize and interpret the data in biostatistics। कि बायोस्टेटिस्टिक्स में डाटा को इंटरप्रेट करने के लिए, उसको समराइज करने के लिए हम इस सेंट्रल टेंडेंसी का इस्तेमाल करते हैं। आप क्लियर? जी। अच्छा बच्चों, अब एग्जांपल एंड स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट्स देखो, आपको पता है हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती रहती हैं। तो अब उनका हम जस्ट एक सेंटर या मिडिल वैल्यू लेते हैं। अब जैसे आपको पता है, क्या इट इज कंफर्म दैट हमारा जो हार्ट बीट है वो 27 टू टाइम्स है? नहीं है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट हमने इसका एवरेज लिया हुआ है। हमने इसका क्या लिया हुआ है? एवरेज। हमें एग्जैक्ट वैल्यू का नहीं पता, हम बात करें एवरेज इतना होता है हर बंदे के लिए, हमने काउंट कर दिया। अब यहाँ पे कैंसर डेथ की बात हो रही है कि 20 पर 1000, मतलब 1000 में से 25 जो बंदे हैं उनको जो ना कैंसर, उनकी जो डेथ है, मतलब अगर 1000 कैंसर पेशेंट है तो उनमें से जो ना 25 जो ना उस कैंसर की डेथ की वजह से मर जाते हैं। ये कैंसर डेथ रेट जो है ना वो 25 है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि व्हीट प्रोडक्शन इन पंजाब 2000 केजी पर एकड़, कि एक एकड़ से 2000 किलोग्राम जो व्हीट है गंदों में वो ऑब्टेन की जा सकती है, बट इट इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, ये वेरी कर सकती है, बट उन्होंने एक एवरेज निकाला। अब इसी तरीके से प्राइस ऑफ बनाना जो कि डिफरेंट है बिल्कुल। अब उसके बाद फूड कंजप्शन इन ह्यूमन, के भाई 1 केजी किलोग्राम पर डे जो है ना एक बंदा फूड कंज्यूम करता है, नहीं मैं तो ज्यादा कंज्यूम करता हूँ। अच्छा, अब रेनफॉल इन इस्लामाबाद इज 15 मिलीमीटर पर ईयर के रेनफॉल, इतना एवरेज की बात हो रही है। अब ये देखिए सारे के सारे क्या स्टेटिस्टिकल स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, और ये जस्ट एक इनका एवरेज लिया गया है। अब इनका मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्ट यही वैल्यू होगी। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों क्या है, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज। सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द होल डाटा, पूरे डाटा सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर कोई सिंगल वैल्यू है तो उसको हम नाम देंगे एवरेज का। अब कैन बी कैलकुलेटेड फॉर डाटा सैंपल आपको दिया हुआ है या कोई इंटायर पॉपुलेशन दिया हुआ है, उसका आपने एवरेज फाइंड आउट करना है। रिप्रेजेंट्स द सेंट्रल एरिया ऑफ द ऑब्जर्वेशन, कि आपको 10 वैल्यूज दी गई हैं, अब उसका जो सेंट्रल वैल्यू है, मतलब एवरेज वैल्यू है जो सबके लिए एप्लीकेबल हो, तो वो एवरेज होता है। अब डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड डिपेंडिंग अपॉन, अब बच्चों ये नेचर ऑफ डाटा कैसा है और पर्पस ऑफ एनालिसिस क्या है, इस हवाले से इसको मेजर करने के क्या है डिफरेंट मेथड्स हैं। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ एवरेज बच्चों, टाइप्स ऑफ एवरेज की अगर बात करें, अरिथमेटिक मीन है, मीडियन है, मॉड है, जियोमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, एटसेट्रा। बच्चों मेरे ख्याल से ये जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन ये आपकी बुक में नहीं एक्सप्लेन है, ऐसे सही कह रहा हूँ? बोलो ज़ारा, नहीं दिया मैंने पूछ रहा, नहीं दिया। अच्छा, आगे चलते हैं बच्चों। आगे ये है, सबसे पहले हमारा है अरिथमेटिक मीन। आवाज आ रही है ना सबको? आ रही है। हाँ जी, बोले ना फिर आप लोग एक्टिव। ये चैप्टर ही ऐसा गंदा है कि अगर आप लोग लेजी रहोगे तो यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मी। ठीक है, अगर आप लोग टोन होके बैठोगे तो समझ लो मैं भी गया, तो इसीलिए एनर्जेटिक रहो,
जल्दी से खत्म करते हैं इसको, मजे वाला चैप्टर है, मजा आएगा बहुत। साथ में रजिस्टर का कैलकुलेटर, पेन, सारी चीजें लेके रखो, क्योंकि मैंने क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व करवाने हैं। अच्छा बच्चों, व्हाट इज अरिथमेटिक मीन? इसको बच्चों सिंपल सिंपल हम मीन भी कहते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज्ड एवरेज है। अब डेफिनेशन की बात कर लें कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपके पास है 4, 8, 12, 15, 20, 25। अब इन सारे वैल्यूज को कैलकुलेट करो, कितने होते हैं बताओ ना। मैंने कहा कैलकुलेटर उठाओ, पेन उठाओ, रजिस्टर उठाओ, किधर है? उठाओ जल्दी करो, शाबाश। इनको सम अप करो, कितने हैं और कितने नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 नंबर है जी। जल्दी करो, सम अप करो, आंसर बताओ, जल्दी करो, शाबाश शाबाश। ठीक है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 14 14 होता है इसका एवरेज? 14 बच्चों क्या है इसका एवरेज है या अरिथमेटिक मीन है? ठीक है, अच्छा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है कि रिप्रेजेंट्स द एंटायर डाटा सेट विद वन वैल्यू। अब इस पूरे डाटा सेट को वो एक वैल्यू में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई ये आपका एवरेज है। अब इसको बच्चे एक्स बार या सिंपल इसको मतलब एक्स बार से मेंशन करते हैं, जो कि जिसको हम मेंशन करते हैं कि ये सैंपल का मीन है हमारा। अच्छा, अब इट इज कैलकुलेटेड बाय सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसकी बात हम यहाँ पे कर चुके हैं। और मीन का यही फार्मूला है बच्चों, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। चलें जी, आई होप मुझे नहीं लगता कि इसके लिए कोई और एग्जांपल करने की जरूरत है। जरूरत है? नो सर इनफ है। इनफ है, ठीक है। अच्छा, इसकी भी फिर फर्दर दो मतलब फार्मूले यूज होते हैं जो कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि मीन कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग डिफरेंट मेथड्स डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ डाटा के टाइप ऑफ डाटा कैसा दिया है, उस हवाले से आप इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर अनग्रुप डाटा है तो वो सिंपल सिंपल है कि आपके पास मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन। अब यहाँ पे जो सिग्मा एक्स है बच्चों, ये आपका जो वैल्यू है, ठीक है, डाटा सेट में जो दिए हुए वैल्यूज है। अब जैसे यहाँ पे अब ये सारे के सारे बच्चों, ये आपका जो डाटा दिया हुआ था ये क्या था, एक्स। और ये जो ये एन है बच्चों, एन मतलब कितने डाटा सेट की वैल्यूज थी, कितने नंबर थे, तादाद कितनी थी। तो बच्चों ये एन जो है ना उसका क्या है, नंबर है या टोटल नंबर्स कितने हैं, टोटल नंबर्स कितने हैं। ठीक है, तो अब बच्चों जो अनग्रुप डाटा है उसके लिए बच्चों ये फार्मूला है, जरा इसको याद रखना है। अब उसके बाद नेक्स्ट ये चीज है कि एक्स इज इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ द डाटा सेट, कि टोटल डाटा सेट में कितनी वैल्यूज दी गई हैं। और उसके बाद बच्चों क्या है कि जो ना एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसकी बेस पे हमने उन्हें डिवाइड किया। इज यूज्ड व्हेन डाटा इज स्मॉल एंड लिस्टेड इंडिविजुअली, मतलब भाई डाटा इतना छोटा है कि आप 8, 10, 15 वैल्यू आराम से लिख सकते हो, समझा। अब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है मीन फॉर द ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा इसको हम डायरेक्ट मेथड, वैसे इसके दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आपके बुक में डायरेक्ट ही एक्सप्लेन किया हुआ है, उन्होंने कहा छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम है, बायो पढ़ते रहते हैं, क्यों उनको स्टेटिस्टिक्स दें। तो अलबत्ता थोड़ी थोड़ी चीजें उनको पता होनी चाहिए, वो बता दी आप लोगों को कि अब बच्चों ये डायरेक्ट मेथड है, सिर्फ इतना है कि साथ में जो ना फ्रीक्वेंसी ऐड है इसी फार्मूले के कि सिग्मा, ठीक है, सॉरी, सिग्मा एफ एक्स और डिवाइडेड बाई क्या है, सिग्मा एफ। अब बच्चों यहाँ पे जो एफ है बच्चों वो क्या है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी बच्चों आप लोगों को दिया गया होगा, ठीक है। अब यूज्ड व्हेन डाटा इज लार्ज एंड ग्रुप्ड इनटू द क्लासेस, के डाटा बहुत बड़ा है और उसको किस में डिवाइड किया गया, क्लासेस में डिवाइड किया गया। अच्छा, अब उस डाटा की कैटेगराइजेशन के हवाले से बात की गई है कि अनग्रुप डाटा बच्चों क्या होता है कि रॉ होता है एंड इंडिविजुअल वैल्यूज अलग अलग दी गई होती हैं, हर वैल्यू सूटेबल फॉर स्मॉल डाटाबेस डाटा सेट, स्मॉल डाटा सेट के लिए सूटेबल है। जैसे इंडिविजुअल ब्लड प्रेशर रीडिंग, कि हर बंदे की जो ब्लड प्रेशर रीडिंग है वो डिफरेंट है, बट हम एवरेज लेते हैं। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप डाटा, डाटा इज अरेंज्ड इन क्लास इंटरवल्स। जैसे यहाँ पे आप बात करें, ये इधर अनग्रुप डाटा है और ये आपका ग्रुप डाटा है, जिसमें ये देखें कि क्लास इंटरवल्स बनी हुई है। क्या बनी हुई है बच्चों? क्लास इंटरवल। हाँ, उसी क्लास इंटरवल्स की अगर आप बात करें, आप उसको जो है इंटरवल को हाइट भी कहते हैं कि उस क्लास की हाइट कितनी है। कि फॉर एग्जांपल 10 से है 20, तो इसके दरमियान में कितनी वैल्यूज है, कितनी वैल्यू है इसकी, हाइट कितनी है, इसको हम कहते हैं। तो अब बताओ बच्चों कितनी हाइट है इसकी, जल्दी बताओ, शाबाश। 10 से लेकर 20 तक कितनी वैल्यूज है? 10 किसने कहा 10 है? ऐसे 10 को भी गिनना है। यस, 10 से लेकर 20 तक, तो 10 वाली वैल्यू भी बीच में होगा, तो 11 हो जाएगी। अब बच्चे ये जो ग्रुप डाटा ये सूटेबल फॉर लार्ज डाटा शीट्स, मतलब डाटा बहुत ज्यादा दिया गया तो उसके लिए हम ग्रुप डाटा लेते हैं। अब उसके बाद बच्चों आगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है कि शोज हाउ ऑफन ईच वैल्यू और क्लास अकर्स, मतलब उनके दरमियान में कौन सी वैल्यू कितने रेंज में लाई कर रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, कि कौन सा डाटा बार बार आ रहा है, किसकी कितनी ज्यादा अमाउंट दी हुई है। अब प्रेजेंटेड इन टेबल्स और ग्राफ्स की फॉर्म में बच्चों इसको जो ना हम मेंशन करते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखें बच्चों, ये आपके पास है अनग्रुप डाटा और ये जो ना शो कर रहा है कि 2022 और 2023 में, सॉरी ये 23 है मेरे ख्याल से, हाँ, 2022 और 23 में की जो हर मंथ है उसमें आने वाले जो पेशेंट्स है पोलियो के, उनकी स्ट्रेंथ क्या है। तो अब देखो ये आपका क्या हो गया बच्चों, आपका ये जो आप जो है ना इसमें आप देखें कि इन सब की वैल्यूज को आप प्लस करें
तो वो आपका हो जाएगा सिग्मा एक्स, ठीक है। तो आप इन सबको प्लस करेंगे तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी लिखा हुआ है सीधा-सीधा, प्लस करेंगे तो बच्चों ये क्या आ जाएगा 192 आ जाएगा और इसके टोटल नंबर्स कितने हैं, कितने मंथ्स की बात हो रही है 12 की है, तो इसको 12 पे डिवाइड कर दें तो सीधा-सीधा आपके पास कितना आंसर आएगा 16 16 पेशेंट्स पर मंथ। सिंपल है बच्चों, अनग्रुप डाटा है, 2 साल का आपको दिया गया है। तो सिंपल बच्चों आपका वही जो फार्मूला था सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो सिग्मा एक्स का क्या मतलब है कि भई 2022 के जितने भी 12 मंथ में जितने भी सर पेशेंट्स जी आए थे उनको आपने प्लस करना है, उसका समेशन लेना है और उसको एन पे डिवाइड कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, बच्चे बोलें। सर जी एग्जाम में जे गिवन डेटा की टेबल गिवन देते हैं सर देखिए बच्चे गिवन मेरी करते बात हैं सुनो, मेरी बात सुनो। डाटा आपको टेबल की फॉर्म में भी दिया जा सकता है, सिंपल स्मॉल डाटा भी आपको दिया जा सकता है। जैसे मैंने शुरू में यहाँ पे एक एग्जांपल की बात की थी ये वाला, इस तरह भी आपको डाटा दिया जा सकता है और आपको बोलेंगे एवरेज फाइंड आउट करो। क्लियर है? अच्छा, अब 2023 का भी बच्चों ठीक सेम है है कि ये पूरा डाटा सेट है। इस डाटा सेट को आप सम करो और उसको डिवाइड कर दो बच्चों एन पे, तो आपका है कितना ये डाटा होता है 144 और उसके बाद 12 है तो इसका आंसर कितना आएगा 12 पेशेंट्स। तो अब इससे एक चीज़ पता चल रहा है बच्चों कि 2022 में नंबर ऑफ पेशेंट्स ज़्यादा थे और 2023 में क्या हो गए? कम हो गए। हाँ, क्या अब इससे क्या पता चलता है कि मीन्स कॉजेज़ द रिड्यूस फ्रॉम मतलब 16 से 12 तक आ गए पेशेंट्स पर मंथ। द डिक्रीज़्ड ऑफ 4 पेशेंट पर मंथ, इससे क्या होता है कि इंडिकेट द इम्प्रूवमेंट ऑफ डिजीज कंट्रोल इन 2023 कि 2023 में जो डिजीज कंट्रोल है वो बढ़ गया और जो पोलियो है वो कम होने लगा बनिस्बत पहले के। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्या चीज़ है? नेक्स्ट ग्रुप डाटा का एग्जांपल है। सिंपल बच्चों आपको ये क्या दी गई है? क्लास दी गई है। अच्छा, अब इसमें क्या करना है पता है? आप लोगों का फिलहाल जस्ट इतना ही मकसद है, आपको 2 चीज़ें दी जाएँगी सीधे-सीधे अगर मैं बात करूँ। 2 चीज़ें बच्चों आपको दी जाएँगी, एक तो आपको क्लास दी जाएगी। ये मैथ्स यहाँ पे लिखा हुआ है, लाज़मी नहीं है यहाँ पे मैथ्स दिया गया हो। मैथ्स की जगह क्लास भी दिया जा सकता है और साथ में बच्चों आपको वो फ्रीक्वेंसी भी दिया जाएगा। अब आगे 2 चीज़ें बच्चों आप लोगों को खुद फाइंड आउट करनी है, ठीक है? अब वो 2 चीज़ें क्या है बच्चों? एक तो आप लोगों को मिड पॉइंट यानी x फाइंड आउट करना है और दूसरा उसी f को x से मल्टीप्लाई करना है। बात क्लियर है ज़ारा मैंने क्या बात की है? ज़ारा बैठी हुई है, चली गई है? बोलो। अच्छा, तो बैठी हुई देखो है बच्चों मैंने कहा कि पेपर में आपको 2 चीज़ें दी जाएँगी, एक आपको दी जाएगी क्लास और दू सेकंड क्या चीज़ दी जाएगी आपको? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों मैं बात कर रहा हूँ कि ये है 10 से 15 या 10 से 14, ठीक है? 10 से 14 और 15 से हो गया बच्चों कितना 19 और 20 से दिया गया आपको बच्चों कितना? कितना 24 और 24 25 से आपको कितना दिया गया 29 एटसेट्रा। और आपकी बच्चों इनको फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रीक्वेंसी दी जा रही है 2, 3, 4 और 5। अब आप लोगों ने क्या करना है इनिशियली इस तरह का डाटा दिया जाएगा। अब आप लोगों ने बच्चों जैसे यहाँ पे मैंने टेबल बनाया तो इस तरह का टेबल बनाना है जहाँ पे आपने क्लास लिखनी है, फ्रीक्वेंसी लिखनी है, फिर उसका मिड पॉइंट और साथ में आपने एफएक्स फ्रीक्वेंसी को मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई करना है। अब बच्चों मेन चीज़ ये है कि मिड पॉइंट को हमने कैसे फाइंड आउट करना है। सिंपल बच्चों ये है कि आपने क्लासेस का जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट ये जो 10 है बच्चों ये क्लास की लोअर लिमिट है। ये लोअर वैल्यू आप कह दें। लोअर वैल्यू और ये बच्चों क्या है उसकी अपर वैल्यू है। इन लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू को बच्चों आप क्या करोगे सम अप करोगे, सम अप करके 2 पे क्या कर दोगे डिवाइड कर दोगे। तो अब मुझे सिंपल ये बताओ बच्चे कि इस 10 और 14 को ऐड करो तो कितना होता है? 10 और 14 को ऐड करो कितना होता है? 24 उस 24 को 24 बच्चे आप 2 पे डिवाइड करो तो क्या आंसर आएगा? 12। बात 12 क्लियर है? यस अमन, जी सारा, ज़ारा सो रही है, बल्कि खाना खा रही है। चली गई खाना है खा रही है वो। अच्छा अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है बच्चों 15 और 19 को ऐड करो कितना होता है? 44 होता है? 44 होता है या कम होता है? बल्कि 34 होता है। कितना होता है? 34 तो 34 34 को बच्चे आपने क्या करना है 2 पे डिवाइड करना है, 3 पे डिवाइड नहीं करना। कितना 17 आएगा? 17 कितना आएगा आएगा? 17 17 ज़बरदस्त। अब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्या चीज़ है कि आपने 20 और 24 को ऐड करो कितना आएगा? 44 44 को 2 पे डिवाइड करो कितना आएगा? 22 22 आएगा और इसी तरीके से 25 और 29 को 54 होगा, 54 को 2 पे डिवाइड करो कितना आएगा? 27 27। अब बच्चों क्या करना है आपने इसी f अब x ये जो आपने मिड पॉइंट निकाली है इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 22 को सॉरी 12 को 2 से मल्टीप्लाई करो बच्चों क्या आएगा? 24 24 और 17 को 3 24 से मल्टीप्लाई करो 41 हो जाएगा और 22 को 4 टाइम 8 मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा? 88 आ जाएगा
और उसके बाद बच्चों क्या है कि 27 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? जल्दी बताओ। 135 135 आ जाएगा। अब बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, ये जो fx की सारी वैल्यू है बच्चों, ये वाली वैल्यू, अब इस fx की वैल्यू को आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, जो आएगा आपका सिग्मा fx। और इसको बच्चों फिर आपने जो आपके पास टोटल फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये जो 2, 3, 4 और ये आपका 5, अगर बेहतर है तो आप लोग एक और टेबल भी नीचे बना लो जहाँ पे ये सिग्मा f लिख लो, और इधर बच्चों आप लोग लिख लो सिग्मा fx। तो यहाँ पे सिग्मा f कितने हैं? 2, 3, 5, 5 और 5 10 और 4 14, 14 हो गया बच्चों। और यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन वैल्यू कितनी है? बोलो ज़रा। 298 298। अब इस 298 को बच्चों आप लोगों ने सीधा-सीधा किस पे 14 पे डिवाइड करना है, तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कितना आएगा? 21.3 21.3 बच्चों क्या आ जाएगी आप लोगों की ग्रुप डाटा की एवरेज आ जाएगी। बात क्लियर है कि ये क्वेश्चन कैसे आएगा, किस तरीके से सॉल्व करना है? सेम बच्चों यहाँ पे देखें, आपको मैथ शो किया हुआ है, ये 35 से 39 है। अब 35 से 49 का मतलब क्या कि 35 एक वैल्यू, 36 टू वैल्यू, 37 थ्री वैल्यू एंड 38 फोर्थ वैल्यू एंड 39 फिफ्थ वैल्यू। अब बच्चों इसकी क्लास की जो लिमिट है बच्चों, इसके क्लास की जो लिमिट है, ये क्लास जो इंटरवल है बच्चों, वो कितने का है? वो कितने का है? 5 का है। कितने का है? 5 का आप उसको 5 को आप हाइट भी बोल सकते हैं कि क्लास की हाइट इतनी दी हुई है। आपको सीधा-सीधा क्वेश्चन में आपकी उसके हाइट की भी बात की जा सकती है। अब बच्चों सिंपल वही है, 35, 39 को आप लोगों ने क्या किया? प्लस किया और प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दिया, तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? 37। इसी तरीके से बच्चों आप लोगों ने क्या किया कि जो ना अपर क्लास, जैसे आपका आप कह लें कि C1 प्लस C2, मैं कह रहा हूँ कि ये लोअर क्लास है और ये अपर क्लास है, इसको मतलब प्लस किया और 2 पे डिवाइड किया, और इस तरीके से तमाम जो वैल्यूज़ हैं बच्चों, वो आप लोगों ने क्या कर ली? फाइंड आउट कर ली। और दूसरी तरफ बच्चों ये फ्रीक्वेंसी वो चीज़ है जो मैं कह रहा था आपको पेपर में बच्चों दिया गया होगा। ये क्या होगा बच्चों? पेपर में दिया गया होगा। पेपर में 2 चीज़ें आप लोगों को दी जाएँगी। एक तो बच्चों ये वाली क्लास, और दूसरे आपको ये जो ये आपकी ये फ्रीक्वेंसी, ये 2 चीज़ें दी जाएँगी। अब उसके बाद क्या करना है, जैसे आप बच्चों आप लोगों ने क्लास लोअर क्लास और अपर क्लास को सम अप किया, 2 पे डिवाइड किया, और इस तरीके से आप लोगों ने मिड पॉइंट फाइंड आउट कर ली। अब उसके बाद बच्चों इसी मिड पॉइंट को आप लोगों ने इस फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो कि आपका होगा fx, और उस fx की बच्चों सारे की सारी की जितनी भी वैल्यूज़ हैं आप लोगों ने उसका क्या फाइंड आउट कर लेना है? सिग्मा fx। और यहाँ पे बच्चों ये क्या है? आपका सिग्मा f है। तो अब बच्चों क्या होगा कि सिंपल आप लोगों ने क्या करना है कि वो जो सिग्मा fx डिवाइडेड बाय आपका क्या होगा बच्चों? सिग्मा f। तो अब सिग्मा fx यहाँ पे कितना दिया हुआ है बच्चों? कितना दिया हुआ है जल्दी बताओ? 4950, और आपके पास जो सिग्मा f दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 100। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 49.5। तो ये बच्चों क्या होगी? आपकी एवरेज होगी। यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर बोलो बात क्लियर है? जल्दी शाबाश। हाँ जी, चलें अब देखते हैं आगे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा आगे बच्चों चलते हैं हम फिलहाल। आगे है बच्चों मीडियन। मीडियन इज द मिडिल वैल्यू ऑफ द डाटा सेट व्हेन डाटा इज अरेंज्ड इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। कि डाटा या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, तो उसका जो मिडिल वैल्यू है उसको हम नाम देंगे मीडियन। अब एक चीज याद रखना है बच्चों कि आपको जो डाटा है बच्चों वो रैंडम दिया जा सकता है। डाटा क्या दिया जा सकता है? डाटा क्या दिया जा सकता है? रैंडम। अब उस डाटे को बच्चों आप लोगों ने क्या करना है? आपका फर्स्ट जो स्टेप होगा बच्चों, उस डाटे को क्या करना है? अरेंज अरेंज करना है। तो यहाँ पे जब भी बात होगी, हमने डाटा जो भी डाटा होगा उसको अरेंज करना है, और अरेंज करके उसकी मिडिल वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ऐसा ना हो कि आपका डाटा अरेंज ना हो और आपने मिडिल वैल्यू फाइंड आउट कर दिया, तो वो गलत होगा आंसर। तो द डाटा इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, कि भाई यहाँ पे देखें अगर 10 है तो 10 से लेकर यहाँ तक 20 और यहाँ 0। अब बच्चों इसका जो मिडिल वैल्यू है या इसका जो मीडियन है बच्चों, वो कितना हुआ? 10 हुआ। तो एंड अब डाटे को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है बच्चों। एक उससे लेस होता है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है? उससे बच्चों क्या होता है? ग्रेटर ग्रेटर होता है। कि वन पार्ट कंटेन्स वैल्यू लेस देन द मीडियन, कि एक पार्ट उन वैल्यूज को कंटेन करता है जो उससे कम पोजेस करती हैं, और जो उसका दूसरा पार्ट है उन वैल्यूज को कंटेन करता है जिस जिस जो क्या होती है उससे ग्रेटर होती हैं या उस मीडियन से ग्रेटर होती हैं। अब बच्चों इसको जो ना एक्स टिल्ड या एक्स स्नेक से जो ना इस तरीके से मेंशन किया जाता है बच्चों। अब इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज या आउटलायर्स। अगर इस मतलब बहुत ज्यादा डाटा दिया गया तो उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और सेकंड चीज ये है कि यूजफुल व्हेन डाटा कंटेन्स यूजुअली अनयूजुअली लार्ज और स्मॉल वैल्यूज, मतलब ये यूजफुल होता है कि जब डाटा बहुत ज्यादा मौजूद हो या बहुत कम मौजूद हो। तो यहाँ पे बच्चे इसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं।
अच्छा बच्चों, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि इजी टू कैलकुलेट एंड लोकेटेड एग्जैक्टली, मतलब इसको कैलकुलेट करना इजी होता है। लोकेटेड एग्जैक्टली मतलब आपको फौरन मिल जाता है। फर्स्ट एडवांटेजेस क्या था कि इट इज इजी टू कैलकुलेट एंड लोकेट द डाटा इजीली। अब उसके बाद क्या है कि नॉट इफेक्टेड बाय एबनॉर्मली लार्ज और स्मॉल वैल्यूज की, लार्जर वैल्यूज भी हो सकते हैं, स्मॉलर वैल्यूज भी हो सकते हैं, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसके बाद बच्चों कैन बी यूज्ड इन क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स के, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट में आप इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है बच्चों, नेक्स्ट क्या है कि मीडियन वैल्यू में नॉट बी नेसेसरली रिप्रेजेंटेड इन सेंट्रल डाटा, कि जो मीडियन की जो वैल्यूज है बच्चों, इन वैल्यूज को आप जो ना जो सेंट्रल डाटा है या जो सेंट्रल टेंडेंसी है उसमें आप प्रॉपर यूज नहीं करते ज्यादातर। अच्छा, अब उसके बाद कैन नॉट बी यूज्ड वेयर स्पेसिफिक वैल्यूज लाइक वेट एज आर रिक्वायर्ड। अब जहाँ पे बात कर रही है कि कभी कहीं पे एज दिया हुआ है, कहीं पे वेट दिया हुआ है, तो अब जाहिर सी बात है हर इंडिविजुअल को जो डाटा होगा बच्चों वो अलग होगा, तो आप लोग वहां पे इस मीडियन को यूज नहीं कर सकते। अगर 10 बंदे दिए हुए हैं तो उन 10 बंदों का जो बच्चे डाटा होगा वो अलग होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोग कहोगे 10 क्लास, एक क्लास में 10 बंदे हैं और एक इनमें से एक ऐसा है कि जिसकी हाइट सबसे ज्यादा है, आप उसको मीडियन नहीं ले सकते। तो मतलब आप इसे एज के लिए, हाइट के लिए या वेट के लिए नहीं यूज करते। सेकेंडली ये है कि आपका जो सेंट्रल टेंडेंसी का जो डाटा है उसको जो ना, जब आप इसको मेजर कर रहे होते हैं यानी सेंट्रल टेंडेंसी में आप इसको आगे ले आ रहे होते हैं, तो ये इतना ज्यादा प्रेफरेबल नहीं है, ट्रस्टेबल नहीं है। तो इस वजह से बच्चों ये दो इसके क्या है डिसएडवांटेजेस है, और ये इसके क्या है बच्चों जो ना तीन उसके एडवांटेजेस है। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मीडियन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को क्या करें, लिखें। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों मीडियन फॉर अनग्रुप डाटा और ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज, कि अब अगर आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास अनग्रुप डाटा है, ठीक है, तो उसको कैसे फाइंड आउट करना है। तो पहला सीक्वेंस जैसे मैंने आप लोगों को बताया बच्चे, आप लोगों ने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो उसके बाद आप लोगों ने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को काउंट करनी है। जैसे बच्चों ये आपको डाटा दिया हुआ है, अब इस डाटे को सबसे पहले आप लोगों ने बच्चों क्या किया, अरेंज किया। अब अरेंज करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है बच्चों, कि जितनी टोटल नंबर है वो कितनी टोटल नंबर है बच्चों, जैसे ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो अब बच्चों 13 डाटा है, ठीक है, हमारे पास इसका जो फार्मूला है बच्चों वो है मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब बच्चों इसमें n क्या है, टोटल नंबर है, ठीक है, वो कितना है बच्चों 13 और प्लस 1 और इसको 2 पे डिवाइड करो, तो ये बच्चों कितना आएगा 14 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर क्या आएगा बच्चों 7। अब बच्चों वो कह रहे हैं कि जो सेवंथ वैल्यू होगी, कौन सी वैल्यू, जो सेवंथ बच्चे वैल्यू होगी वो आपका क्या होगा, मीडियन होगा, वो क्या होगा आपका मीडियन। तो अब बच्चों इसमें जो सेवंथ वैल्यू है ये हमने सेवंथ के ऊपर ही लिखा है कि वो क्या है बच्चों 64 इसकी मीडियन है। अच्छा, अब बच्चों ये तो था आपकी किसके लिए, ये किसके लिए था, ऑड नंबर के लिए था बच्चों। अब इसी तरीके से ऑड नंबर जो, अब बात तो अनग्रुप्ड है लेकिन उसमें इवन नंबर की बात हो रही है कि अब डाटा आपका मतलब जैसे यहाँ पे है, तो अगर अगर हुए जैसे मतलब ऑड नंबर हुए 12 मतलब 11 हुए या 13 हुए या 15 वैल्यूज हुए तो आपका वो फार्मूला था। लेकिन अब आपके जो नंबर ऑफ वैल्यूज है या जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो किस में दी हुई है, इवन में, कि मतलब 10 भी हो 10 भी हो सकती हैं, 12 भी हो सकती हैं, 14 भी हो सकती हैं, 16 भी हो सकती है, मतलब इवन वैल्यूज है बच्चों की, क्या है, इवन वैल्यूज। अब उसके लिए बच्चों आपका सेम वही सीक्वेंस है, सबसे पहले डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब अगर आपका जो n है वो इवन है तो उसके लिए आपका फार्मूला है कि वैल्यू ऑफ n बाई 2 एटम प्लस मतलब उसको n बाई 2 प्लस 1 एटम, जो भी मतलब जितनी नंबर आपकी ऑब्जर्वेशन दी हुई है, तो अब आपने क्या करना है बच्चों, उसको फिर 2 पे डिवाइड करना है। तो अब देखें बच्चों यहाँ पे जो nth वैल्यू है टोटल कितनी है इसमें बताएं मुझे, 16 कितनी दी हुई है, 16 दिए हुए। तो अब बच्चे इसमें देखें कि आपका 16 हो गया डिवाइडेड बाय 2, और साथ में आपने क्या करना है, ये जो nth डिवाइडेड बाय 2 तो वही 16 डिवाइडेड बाय 2 और आपने क्या करना है प्लस 1। अब बच्चों इसको आपने क्या कर देना है, 2 पे डिवाइड कर देना है। तो अब देखो ये जो 16 है बच्चों, इसको तो सीधा सीधा 16 को आप जो है कितने पे 2 पे डिवाइड करो तो कितना आएगा, 8। 8 आ जाएगा। और उसके बाद बच्चों इसको जो ना आप साथ में ऐड कर लें कि ठीक है कि 2 1 2 कर लें और डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 18, और 18 को आप 2 पे डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, 9। अच्छा 1 मिनट, ठीक है सही कह रहे हैं। अच्छा बच्चे ये कौन सा 8, ठीक है, मतलब अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगा बच्चे वो कौन सा होगा 8th वैल्यू, और साथ में अब इसकी अगर आप बात कर लें ये 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा 18, और 18 को बच्चों आप 2 पे डिवाइड करो तो कौन सा वैल्यू हो जाएगा 9th वैल्यू हो जाएगा बच्चों। अब देखें कि उसको डिवाइड करना है आपने 2 पे। अब देखें आपने डाटे को अरेंज किया और अरेंज करके आपका जो 8th वैल्यू है बच्चों वो कौन सा है 12, और साथ में बच्चों जो आपका ये जो 9th वैल्यू है वो क्या है बच्चों 13 है, इसको आप प्लस करोगे और 2 पे क्या करोगे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 12.5। अब बात क्लियर है, ये बोलो जारा, हेमंत,
बोले समझ आ गई। समझ आ गई है। तो ये एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा मिसिंग है। तो वो ये पॉइंट मिसिंग है कि ये यही जो फ़ॉर्मूले में हमने पुट किया 16 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है? n क्योंकि हमारा 16 है और उसको 2 पे डिवाइड कर दिया प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 ये फ़ॉर्मूले वाला। तो अब बच्चों ये 16 को 2 पे डिवाइड करो, ये तो सीधा-सीधा 8th वैल्यू आएगा। अब उसके बाद ये जो 16 है, ये हमारे पास था कि 16 डिवाइडेड 2 प्लस 1 बच्चों। बच्चों हमने इसका एलसीएम लिया तो ये 2 भी ऊपर आ गया, तो हमारा आ गया मतलब 16 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। जैसे वैसे हम कहते हैं कि बच्चों जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, ठीक है? अब बच्चों देखो कि अब एलसीएम है तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है? और उसके बाद 2 1 ज़ा 2, तो ऊपर जो प्लस में बच्चों क्या आ जाएगा 2 ऐड हो जाएगा, तो ये 16 और 2 18 हो जाएंगे और 18 को आप 2 पे डिवाइड करो तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे 8th वैल्यू और 9th वैल्यू की बात की गई है। बात क्लियर है? हाँ जी, बोलो। यस मेरा सेल फोन थोड़ा लैग कर रहा है, क्वेश्चन थे जो सर, उसको थोड़ा खाना नहीं खिलाना, उसका स्पेस खाली करना है यार, उसका स्पेस खाली भूख करना है। लगी है सर। इतना वो हो गया है, भूख नहीं लगी उसको, उसमें मतलब वो डाटा ज़्यादा आ गया है। अच्छा अब बच्चों उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि मीडियन फॉर द ग्रुप डाटा और डिसकंटीन्यूअस डाटा हो। डिसकंटीन्यूअस का मतलब बच्चों प्रॉपर सीक्वेंस में ना हो, ठीक है? अब इसके लिए क्या करना है, इंपॉर्टेंट स्टेप, पहला स्टेप क्या है कि बच्चों आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी टेबल प्रिपेयर करनी है और साथ में बच्चों आप लोगों ने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड करनी है और उसके बाद आइडेंटिफाई द मीन पोजीशन। अब बच्चों इसमें देखें, ठीक है, आपके एग्जांपल में शो करवाता हूँ। आपको जी। दो चीजें दी, जी बोले 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 बच्चे सर, बोले। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है सर? मेरे जिगर मुझे 1 मिनट तो दो, मैं समझा देता हूँ। 1 मिनट दो बस, मैं वो टेबल की तरफ जा रहा हूँ कि उधर से आपको बता देता हूँ कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। मैं यहाँ पे टेबल बनाना चाहता हूँ असल में। अच्छा बच्चों, ठीक है आपके सर। पास फॉर एग्जांपल डाटा दिया हुआ है बच्चों ये वाला, ठीक है? ये वाला डाटा दिया हुआ है ये चीज़। अब इसमें बच्चों आप लोगों को एक तो दिया हुआ है, ठीक है? आप कह लें कि नंबर ऑफ प्लांट्स की बात कर लें। या प्लांट्स की बात कर लें या कोई नेम ले लें ऐसे, ठीक है? अच्छा अब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्या चीज़ है, उस फ्रीक्वेंसी दी हुई है। नेक्स्ट क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब आगे क्या कहा जा रहा है कि आप लोगों ने बच्चों क्या करना है कि पहली बात तो ये कि आपने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, जैसे ये बना लिया। अब उसके बाद आप लोगों ने कैलकुलेट द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप लोगों ने ऐड करनी है। अब मैं कहता हूँ, ठीक है, चले हम बात करते हैं कि 5 स्टूडेंट हैं। कल ज़ारा नाराज़ होगी थी कि सर जी आपने मेरा नाम नहीं लिया। तो 5 स्टूडेंट है बच्चों, उन्होंने टेस्ट में जो है इतने मार्क्स लिए जिसको हम कह रहे हैं कि ये इनकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है? हम जस्ट मतलब एज़ अ सैंपल के तौर पर ले रहे हैं इसको, आप लोगों ने श्योरिटी नहीं कंसीडर करनी, जस्ट एक एग्जांपल है। ठीक है? अब बच्चों हमारे पास एक कौन बैठा हुआ है, शेर मोहम्मद बैठा हुआ है। दूसरी जो ना मिन्हा महविश बैठी हुई है। अब उसके बाद थर्ड जो ना ज़ारा बैठी हुई है और उसके बाद ऐमन बैठी हुई है। आज हम बुशरा को नाराज़ करते हैं। ठीक है? अच्छा, शेर मोहम्मद के जो ना 15 मार्क्स हैं और उसके बाद महविश के जो ना 10 मार्क्स हैं, ज़ारा के जो ना 20 मार्क्स हैं और ऐमन के जो ना चले 14 दे दें। अच्छा, अब इसमें बच्चों क्या होता है देखिए कि अब आप लोगों ने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। व्हाट इज़ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी? कि बच्चे आप जब फ्रीक्वेंसी को ऐड कर रहे हैं उसके साथ आपने प्रीवियस फ्रीक्वेंसी को भी ऐड करनी है। अब फॉर एग्जांपल बच्चों कि ये 15 है, अब 15 से क्या प्रीवियस कोई फ्रीक्वेंसी है? कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो अब फर्स्ट वाली जो फ्रीक्वेंसी है बच्चों वो वैसे की वैसे रह जाएगी। अब नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है, अब इसमें आप लोगों ने प्रीवियस फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है। बात क्लियर है? यस सर। तो अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, अगर ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा और उसके बाद जब 20 की बात करोगे तो 20 में जो प्रीवियस फ्रीक्वेंसी है, आप बताओ प्रीवियस फ्रीक्वेंसी कितनी है? 25 कितनी? टोटल जो पीछे फ्रीक्वेंसी आ रही है उनको ऐड करना है, तो आप देखें अगर यहाँ से टोटल लें तो वो कितना होता है? 25 होता है, तो 20 और 25 कितना हो जाएगा? 45 45 हो जाएगा और उसके बाद फिर उसके बाद बच्चों ये कितना है? 14 है, 14 में प्रीवियस ऐड करो तो टोटल कितना हो जाएगा? 59 59 कितना हो जाएगा? 59 हो जाएगा। अब बच्चों ये टोटल जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है बच्चों, ये कितनी है? ये भी कितनी है? 59 है। अगर आप लोग चाहें तो इस फ्रीक्वेंसी को भी काउंट कर लें, इस फ्रीक्वेंसी को, तो ये भी बच्चों उतना ही होगा। कितना होगा? 59 ही होगा। 59 ही होगा। बात क्लियर है यहाँ तक? बोलो। यस सर। अच्छा, अब करना क्या है बच्चों की क्लास वैल्यूज कोरिस्पोंडिंग टू द n डिवाइडेड बाय 2 और इसमें अब आप लोगों ने बच्चों क्या करनी है? उस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को अब ऐड करना है। किसको ऐड करना है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है। जैसे आप लोगों ने शुरू में यहाँ पे किसको दिया था?
सिर्फ और सिर्फ उन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज n को ऐड किया था, तो यहाँ पे n की जगह वो समझ लें किसकी बात हो रही है, कम्युलेटिव Cumulative फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। अब जो बच्चों आपका जो ऑड डाटा है उसमें n+1 डिवाइडेड बाय 2 nth ऑफ द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और इसमें क्या है बच्चों आप लोगों ने वही फार्मूला n डिवाइडेड बाय 2 प्लस n डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 सेम है जैसे पीछे था, वहां पे हमने बच्चों नंबर को लिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, cumulative frequency. कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। अब बच्चों देखो ये आपके पास ऑड ग्रुप ऑफ डाटा दिया हुआ है कि प्लांट्स या फ्लावर्स कितनी है, 1 2 3 5 प्लांट्स है बच्चों, 5 फ्लावर है, उनकी सर वो फ्रीक्वेंसी कितनी टेबल है, दोबारा दिखाओ सर, क्या हुआ, एक बार दोबारा दिखाओ सर वो टेबल। ये टेबल ये दिया हुआ बच्चे, ठीक है सर, बस हो गया। ठीक है। अच्छा अब उसके बाद क्या है बच्चों, देखें आपके पास प्लांट्स या फ्लावर्स यहाँ पे दी हुई है 5, और हर एक की फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसकी 3 है, इसकी 5 है, इसकी 6 और इसकी 4 है और इसकी 3 है। अब जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि इस तरह का बच्चों हो सकता है आपको टेबल दिया जाएगा, और इस केस में बच्चों आप लोगों ने उसकी क्या फाइंड आउट करनी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या करनी है। Cumulative frequency find करनी है. हाँ, वो हो सकता है कि आपको साथ में ये फ्रीक्वेंसी मेंशन कर दे तो आप लोगों ने समझ जाना है कि यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, बट नहीं भी दे सकते, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद बच्चों ये आपका जो क्लास है वो अरेंज हो गया, अब उसके बाद बच्चों ये फ्रीक्वेंसी अरेंज हो गई, अब आप लोगों ने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड करनी है। ये एग्जिस्टिंग बच्चों क्लास है या एग्जिस्टिंग फ्रीक्वेंसी है, उसमें प्रीवियस फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है। तो अब बच्चों प्रीवियस फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 3 के साथ तो पूरी नहीं आएगा, लेकिन 5 के साथ 3 आ जाएगा तो 8 हो जाएगा, और 6 के साथ जो प्रीवियस है तो वो कितनी हो जाएंगी 14, और उसके बाद बच्चों ये जो 4 है उसकी जो प्रीवियस मतलब उसको मिला लो तो 18 हो जाएगा, और 3 का जो प्रीवियस फ्रीक्वेंसी मतलब जो प्रीवियस टोटल 18 है उसको ऐड कर लो तो ये टोटल कितना हो जाएगा 21। बच्चों एक और चीज की वही जो मैं शुरू में बता रहा था कि ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 21 है, तो अगर आप इस पूरे फ्रीक्वेंसी को भी ऐड कर लें तो वो भी 21 ही होगा। जस्ट हमने क्या किया कि उनको आपस में प्लस कर दिया, यहाँ पे हम सबको अलग-अलग करके प्लस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पिछले 2 को कंपेयर करके प्लस कर रहे हैं। अब जैसे ये था कि यहाँ पे 5 है तो उसके पिछले को हमने ऐड किया तो वो कितने हो गए यहाँ से, तो 8 और 3 कितने हो गए बच्चों? 1 मिनट, 5 एंड 3 कितने होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है। Eight. अब उसके बाद उसी 8 में जब आप लोग क्या ऐड करोगे बच्चों, 6 ऐड करोगे, तो वो आपका कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो चीज़ वही है बच्चों, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। अच्छा अब उसके बाद क्या है बच्चों की मीडियन पोजीशन। अब इसमें आपके आपकी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 21. वो 21 है, और उसके बाद n+1 क्योंकि ये ऑड की बात हो रही है, ये आपको ऑड का फार्मूला है, तो 21 डिवाइडेड बाय 2 इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास बच्चों आंसर क्या आएगा 11। अब आप लोगों ने देखना है बच्चों, अब आप लोगों ने असल में बात पता है क्या है? यहाँ पे उन्होंने ऐसा समझ लिया डाटे को अरेंज कर दिया, ठीक है। अब मतलब क्या कि आपके पास बच्चों ये 1 2 3 4 5 वैल्यूज है ये। अब इस 5 वैल्यूज का मतलब ये है कि जो आपका 1 है वो कितने टाइम आया, 3 टाइम्स आया। तो मतलब ये कि हाँ, कि 1 जो है ना 3 टाइम आया ऐसे, उसके बाद आपका 2 5 टाइम आया, एटसेट्रा ऐसे। तो अब आपसे बात कर रहे हैं कि आपका जो ये जो जो वैल्यू आई है 11th वो किसके दरमियान में लाई कर रहा है? पहली बात तो ये कि बच्चों आपकी पहली जो 8 वैल्यूज थी वो 1 एंड किसकी थी? सेकंड की थी। अब 8 से लेकर 14 तक कौन-सी वैल्यू थी बच्चों? 3 थी। 8 से लेकर 14 तक कौन-सी वैल्यू थी? ये बात नहीं समझ आ रही? 3. ज़ारा बोलो, नहीं सर। अमन? नहीं समझ आ रही? चलिए मैं इसको और समझाता हूँ। देखिए, मैं ऊपर वाले मेथड से समझाता हूँ। देखो, अब यहाँ पे जो 1 शो हो रहा है ना कि 1 3 टाइम्स, तो इसका मतलब ये 1 3 दफ़ा आया हुआ है। अब उसके बाद 2 5 टाइम्स मतलब ये 2 कितने टाइम्स आया हुआ है? 5 टाइम आया हुआ है। अब इसी तरीके से 3 6 टाइम, तो 3 को 6 टाइम यहाँ पे लिखो। ये कितनी होगी? हाँ, 6। अब इसी तरीके से 4 को बच्चे 4 टाइम्स लिखो। अब 5 को आप लोगों ने कितने टाइम्स लिखना है? 5 टाइम्स लिखना है। अब देखो बच्चों, आपका जो वैल्यू आया वो कौन-सा वैल्यू आया? मीडियन पोज़ीशन के मुताबिक 11th। अब 11th काउंट करो वो कहाँ पे आता है? कहाँ पे आता है? बताओ ना मुझे ज़रा। अब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अब 11 किस पे आ रहा है बच्चों? 3 पे. तो वो 3 आपका क्या है? मीडियन है। 3 क्या है आपका? Median. ये बात की गई है इवन ग्रुप डाटा, ठीक है। अब इसमें जो ग्रुप डाटा है उसमें देखें ये क्या दिया हुआ है, ये हाइट दिया हुआ है, ये सारी हाइट दी हुई है, मतलब इतने बंदे होंगे उनकी हाइट ये होगी। अब फ्रीक्वेंसी क्या है कि जिसकी हाइट बच्चों क्या है 19 सेंटीमीटर है या समथिंग, वो कितने बंदे हैं वैसे? कितने बंदे हैं? 4. 4 बंदे हैं। और इसी तरीके से जिनकी हाइट 120 सेंटीमीटर है वो कितने हैं? 9। अब चलते जाओ 127 जिसकी हाइट सेंटीमीटर है वो कितने बंदे हैं? 7. तो अब इसका आप लोगों को फाइंड आउट करना है मीडियन। तो सेम फार्मूला है बच्चों,
आप लोगों ने क्लास को अरेंज किया, फ्रीक्वेंसी को अरेंज किया और साथ में एक और टेबल ऐड कर दिया, किसका? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल ऐड कर दिया। अब इसके बाद बच्चों क्या करना है कि वही सेम चीज़ है, पहला तो वही फ्रीक्वेंसी रहेगी बच्चों, सेकंड में प्रीवियस को ऐड कर देना, वो 13 है, और उससे अगले में 13 और 14 को ऐड कर लो, कितना होगा? 27, और 27 में बच्चों 18 को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 45 और उसी 45 में 15 को ऐड कर दो, 60 हो जाएगा, और 60 में 13 ऐड कर दो, 73 हो जाएगा, और 73 में 7 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 80 अब जैसे कि 80 मैं शुरू में आपको कह रहा था बच्चों, टोटल प्लांट्स 80 हैं। टोटल प्लांट्स कितने हैं? 80 80 80 है, ठीक है। अब ये जितने वो जस्ट आपको अलग-अलग मेंशन कर रहे हैं कि हर प्लांट की हाइट डिफरेंट है, बट टोटल प्लांट इतने हैं। अब जैसे मैंने बात की थी, अगर हाइट उनकी कितनी है 119 सेंटीमीटर है, तो ऐसे कितने प्लांट दिए हुए हैं? 4 प्लांट दिए हुए हैं। तो जब मैं लिखने पे आऊँगा, जब मैं कैलकुलेशन की बात करूँगा, तो उस टाइम भी मैंने आप लोगों को यही समझाया था कि अगर मैं बात करूँ कि इस तरीके से 119 वाले 4 प्लांट्स होंगे और बाकी भी इसी तरीके से डाटा अरेंज हो जाएगा। देखो, अब मैं अगर इसको अलग-अलग करके लिखूँ, कितना लंबा डाटा हो जाएगा? 80 प्लांट्स को मैं उसका यहाँ पे सीक्वेंस के साथ हाइट लिख पाऊँगा? बोरिंग हो जाएगी ना, जैसे वो कह रहा है, शेर मोहम्मद कह रहा है, सर जी भूख लगी है, जल्दी करें। तो वहाँ पे भी तो यही होगा, यार इतना डाटा बड़ा कौन लिखे? तो इस वजह से उसको ग्रुप में कन्वर्ट किया गया ताकि उसको फाइंड आउट करना ईज़ी हो जाए हमारे लिए। तो अब सिंपल है बच्चों, यहाँ पे हमें n कितना दिया हुआ है कि क्लास वैल्यू अगेंस्ट 40th एंड 41। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ ये देखें कि यहाँ पे जो है ना हमारे जो n है बच्चों, उसकी वैल्यू कितनी है? 80 है। तो और ये इसका फ़ॉर्मूला क्या है कि हमारे पास वही जो प्रीवियस फ़ॉर्मूला हमारा यूज़ हुआ था, ये वाला किधर है? ये वाला क्लास वैल्यूज़ कोरेस्पोंडिंग टू n/2, ठीक है? अब n/2 और साथ में क्या होगा बच्चों? n डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, ये फ़ॉर्मूला, इसको हमने 2 पे डिवाइड किया और इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा? मीडियन। तो अब बच्चों n डिवाइडेड बाय 2 क्या है? ज़ारा जल्दी बताओ। n कितना है ज़ारा हमारा यहाँ पे? 80 80 हमारा है, क्या है बच्चों? 80 n है, उसको 2 पे डिवाइड किया, प्लस हमारे पास क्या आया? 80 डिवाइडेड बाय 2 और साथ में हमारे पास आया 1। तो अब mn इसकी 80 डिवाइडेड बाय 40 क्या आंसर आना है? 80 डिवाइडेड बाय 2 कितना आंसर आना है? 40 40 सर 40 आना है, और उसके बाद इसका भी वही सेम बच्चों मेथड होगा, ठीक है? कि इसमें आपने 45 एलसीएम लेना है, तो ये आपका 81 हो जाएगा। 81 को आप लोगों ने किस पे डिवाइड करना है? बल्कि सॉरी 82 हो जाएगा, उसको 2 पे डिवाइड करना है, तो इसका भी आप लोगों का कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 41। शेर मोहम्मद, अगर आपका खाना आया हुआ है तो वो ठंडा करवा दूँगा इंशाल्लाह आज। तो वो 41 हो जाएगा। तो इसको बच्चों आप लोगों ने 2 पे डिवाइड करना है, तो आपका आंसर कितना आएगा राउंड अबाउट? दोनों को ऐड करो, कितना होता है? 81 ठीक है, अच्छा हाँ, अब इसमें ये कहा जा रहा है, मेरी बात सुनें, इसमें ये कहा जा रहा है कि अब बच्चों पहली बात तो ये, आप इसको जब प्लस करेंगे इन दोनों को, तो 81 है, 81 को 2 पे डिवाइड करो, क्या आ जाएगा? क्या आंसर आएगा? 40.5 40.5। अब ये जो 40.5 वाली जो वैल्यू है वो कहाँ पे लाई करती है? ये देखो, ये 27 के बाद ही लाई कर रही है ना, यस कि मतलब 27 तक तो ये 119, 120 और 121 वाले प्लांट्स थे। लेकिन उसके बाद इस 27 के बाद जितने सारे आए वो कौन थे? 120, 121 और 122 हाँ 121 के बाद थे ना बच्चों। 27 तक तो बात क्लियर हो गई ना। 27 के बाद 45 तक, मतलब 27, 28, 29, 30, 31 एटसेट्रा चलते जाओ 45 तक। तो यहाँ तक जो प्लांट्स थे वो सारे के सारे कौन सी हाइट वाले थे? 122 हाँ जी, बात क्लियर है। तो अब यहाँ पे इस वजह से जो बोथ ऑब्जर्वेशन फॉल इन क्लास 122, तो अब इस वजह से बच्चों क्या हुआ कि जो मीडियन ऑफ द हाइट है वो कितना है? कितनी है? बोलो। 122 हाँ, ज़रा ईमानदारी से बताओ, ज़रा अगर समझ नहीं आए तो दोबारा समझा देता हूँ। बोले बच्चे, बाद में ये नहीं कहना सर जी समझ नहीं आई। ज़रा मजा आया सर। चली गई है? वो चली गई है चले, ऐमन को समझ आई है? आई है आई है? समझ आई जी समझ आई है, एक बात समझ आई नहीं। एक जी, जी, बात बोलो, कहूँ बोलो। क्या सर? सर आपको क्या मैथ हुआ? पढ़ाना चाहिए था सर। मतलब तुम खाना नहीं खाना चाहते आज? नहीं सर बहुत बहुत अच्छी तरह। मतलब तुम खाना नहीं खाना चाहते आज। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों, आगे है मोड इज द वैल्यू दैट अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, कि मतलब भाई आपके पास डाटा दिया हुआ है, उस डाटे में ऐसा कौन सा नंबर है जो ज्यादा टाइम पाया जाता है। आप फॉर एग्जांपल में लिखते हो 4, 5, 6, हाँ जिम 7, में कितनी चाहिए? 2, 4, 5, उसके बाद 3, 4।
अब इसमें ऐसा कौन-सा डाटा है जो मैक्सिमम टाइम पाया जाता है? 4 सिंपल आंसर दो, बात खत्म हो गई। तो बच्चों 4 जो है ना इसमें ये 1 दफ़ा, ये 2 दफ़ा और ये 3 दफ़ा आया हुआ है। तो ये 4 बच्चों आपका क्या है? मोड मैक्सिमम नंबर, ऐसा नंबर है जो मैक्सिमम टाइम जो है ना ये अकर हुआ है किसी भी डेटा सेट में, तो इसको हम नाम देते हैं मॉड का। अब बच्चों यूनिमोड मॉडल हो सकता है, मतलब जिसमें एक डाटा आपका इतने टाइम रिपीट हो। अगर मैं यहाँ पे एक और 2 ऐड कर देता हूँ तो अब ये कितने टाइम क्या हो जाएगा? ये बाई मॉडल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चों एक 4 3 टाइम रिपीट हुआ है, दूसरा जो 2 है वो कितने टाइम रिपीट हुआ है? 3 टाइम। तो 2 बात टाइम क्लियर है? 3 टाइम देखो ना, हाँ, एक ये वाला हुआ ना, एक ये वाला 2 और तीसरा ये। एमएन देखो हम बात ये कर रहे हैं बच्चे कि आपके पास इस तरह का एक डाटा दिया हुआ है, उसमें कौन-सी वैल्यू ज़्यादा बार रिपीट हुई है। तो अब जैसे पहले शुरू में हमने बात की थी कि वो 4 था जो 3 टाइम रिपीट हुआ था। फिर उसके बाद हमने बात की कि हमने एक और 2 ऐड कर दिया, तो हमने कहा 2 और 4 जो ऐसे डाटा थे जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहे थे। अगर एक वैल्यू बार-बार रिपीट हो रही हो तो वो यूनिमॉडल होगा, और अगर 2 वैल्यूज़ इक्वल क्वांटिटी में बार-बार रिपीट हो रही हो तो वो क्या होगा? बाई मॉडल और इसी बाई तरीके से मॉडल मल्टी मॉडल भी होता है, जब मोर देन 2 मोड्स क्या कर रहे हो बच्चे, एग्जिस्ट कर रहे हो किसी डाटा सेट में। तो मुझे ये बताएं कि इसमें क्या ऐड कर दूं जिससे जो है ना हमारा ये मल्टी मॉडल बन जाए। 5 को ऐड कर दें 5 को ऐड कर दें जी, ऐड कर दिया। तो अब ये बच्चों क्या हो गया, इस तरह का जो मतलब मॉड हो गया वो मल्टी मॉडल हुआ। जबरदस्त। अब उसके बाद बच्चों एक है ए मॉडल। ए मॉडल का क्या मतलब? जिसमें कोई मॉड मौजूद ही ना हो। क्या मौजूद ना हो? कोई मोड ही ना मौजूद हो फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 4 5 6। अब इसमें देखें कोई ऐसा वैल्यू है जो बार-बार रिपीट हुआ हो? नहीं 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 है। तो इसको हम किसका नाम देंगे? ए मॉडल का नाम देंगे। ज़रा आ गई है? जी अच्छा, अब मॉड क्या है बच्चों के? मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन अ डाटा सेट, के डाटा सेट में कौन-सी वैल्यू है जो मोस्ट फ्रीक्वेंट है या बार-बार रिपीट हुई है। इट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू दैट अपीयर्स रिपीटेडली, कि कौन-सी वैल्यू जो बार-बार रिपीट हो रही है। अब उसके बाद बच्चों मॉड फाइंड आउट करने का मेथड फॉर ग्रुप डाटा, वो तो था अनग्रुप डाटा का, सीधा-सीधा था। लेकिन अब ग्रुप डाटा है तो मॉड कैसे फाइंड आउट करोगे? तो बच्चों ये आपके पास फार्मूला है कि मॉड इज़ इक्वल टू एल प्लस, ठीक है, इतना बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद जो आपका क्या होगा बच्चों, F1 माइनस F, ये नॉट है, आप इसको FM भी कर सकते हैं। ये मॉडल उसकी बात हो रही है, ठीक है? हाँ, प्रोसीडिंग बल्कि F1 मॉडल ग्रुप है। अच्छा, आप F1 ही रख दें बच्चों, खैर है। अब उसके बाद बच्चों F नॉट, उससे प्रीवियस वैल्यू। अब उसके बाद बच्चों क्या है कि डिवाइडेड बाय, हमारे पास क्या है, इसको उन्होंने अलग इकट्ठे-इकट्ठे लिख दिया। बुक वाला जो फार्मूला है वो कौन-सा है वो दिखाओ मुझे। बुक वाला फार्मूला दिखाओ सीधा-सीधा। क्यों हमें ज़ैनब अमारा को, ज़ैनब अमारा कह रहा हूँ, ज़ैनब अमारा है ही नहीं। अच्छा बच्चों, इसमें वैसे आपके फ़ॉर्मूले में ये मॉडल ग्रुप जो ना F1 दिया हुआ है, लेकिन आपकी बुक को आप फ़ॉलो करें, ठीक है? ताकि वो आप लोगों के लिए ईज़ी रहे, आप लोगों ने रट्टा वहीं से मारना है, मुझे पता है। तो उसके हिसाब से बच्चों हम इसको अरेंज करते हैं। तो बच्चों ये क्या होगा कि मॉडल, ये F मॉडल ग्रुप होगा, और उसके बाद F1 इसको कर लें, डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है? वैसे उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइडेड बाय FM माइनस F1, और उसके बाद बच्चों क्या है, प्लस बीच में है, उसके बाद FM माइनस F2। अब बच्चों इसको आप क्लोज़ करके इसको मल्टीप्लाई कर दो हाइट से, या फिर आप आपकी बुक में अकॉर्डिंग टू यहाँ पे हाइट आई हुई है, ठीक है? अच्छा, अब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्या चीज़ है? अब हम ऐसा वो क्वेश्चन ढूँढेंगे जिसमें जो ना ये फ़ॉर्मूला अप्लाई होता है। तो वो बच्चों किधर है, किधर है, किधर है, किधर है? ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है। अब पहली बात तो ये कि आप लोगों को बच्चे ये ढूँढना है कि सबसे ज़्यादा इस, ये जो आपको क्लास इंटरवल दिया गया होगा, इसी से आपको फ्रीक्वेंसी दी गई होगी। तो अब बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोगों ने ये फाइंड आउट करना है, सबसे पहले तो आप लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? ये फाइंड आउट करना है कि भई आप लोगों ने मतलब क्वेश्चन में 2 चीज़ें दी गई होंगी ऐसे, क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। जब भी आपको मोड का बोलेगा और क्लास इंटरवल ग्रुप डाटा होगा तो साथ में आप लोगों ने क्या फाइंड आउट कर लेनी है? क्लास बाउंड्रीज क्या फाइंड आउट करनी है अमन? अमन, क्या फाइंड आउट करनी है बच्चे? क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड हाँ, क्लास बाउंड्री कैसे फाइंड आउट करना है? सिंपल इधर-उधर जाना ही नहीं है। भई ये जो आपका 10 दिया हुआ है उससे -5 माइनस कर लो और 19 में ऐड कर दो। तो ये 9.5 और इधर क्या हो जाएगा, 15.5 हो जाएगा। ओह सॉरी, 19.5 हो जाएगा। वैसे इसकी अलग वैल्यूज़ हैं, अलग इसका फार्मूला भी है क्लास बाउंड्री फाइंड आउट करने का। लेकिन आप लोगों ने सीधा-सीधा क्या कर देना है कि ये जो आपकी फर्स्ट जो लोअर क्लास लिमिट है उससे 0.5 माइनस करना है और दूसरे में ऐड कर देना है। बात क्लियर है? यस
कि ये 9.5 है तो उधर 19.5 हो जाएगा, इधर 20 है तो 19.5 हो जाएगा, और अगर उधर 29 है तो वो 29.5 हो जाएगा। अब बच्चों ये बात तो क्लियर है कि क्लास बाउंड्री भी आ गई, लेकिन उसके बाद हमें अपने जो एफएम है जिसमें हमने बात की थी बच्चों कि ये जो एफएम है ये हमारी क्या है, ये मॉडल ग्रुप है, मॉडल ग्रुप है। और उसके बाद बच्चों क्या है कि जो F1 है बच्चों वो क्या है, हमारी प्रोसीडिंग क्लास है। पिछला प्रोसीडिंग ही होता है ना, या सक्सीडिंग होता है? बल्कि सक्सीडिंग अगला होता है। दिखता है। हाँ, सक्सीडिंग बच्चों ये क्लास है, ठीक है। और उसके बाद जो ना ये जो F2 हो गया बच्चों इस हवाले से, वो आपका क्या हो गया, प्रोसीडिंग हो गया। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों क्या होता है, देखो इस फार्मूले में, तो अब बच्चों अब इसमें देखना है जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी वो आपकी मॉडल क्लास होगी। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ पे है? 40 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बच्चों क्या है यहाँ पे? 40 40। तो वो 40 बच्चों आपकी क्या हो गई, एफएम हो गई। और उसके बाद इसकी जो प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 25 सॉरी, सक्सीडिंग यस, सक्सीडिंग कौन सी है बच्चों? F1 हमारी कितनी है? अच्छा, हाँ, ये फार्मूला अलग से दिया हुआ है, इसको आप लोग इग्नोर करें। तो हमारी बच्चों जो F1 है बच्चों वो 25 दी हुई है, और F2 हमारी क्या हो जाएगी? 20 हाँ, ये क्योंकि बच्चे हम फार्मूले की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं फार्मूले को इधर दोबारा लिख दूं कि हमारा जो मोड है बच्चों वो किसके इक्वल है कि जो ना FM माइनस F1, ठीक है। सॉरी, इसको थोड़ा बड़ा कर दो। अच्छा, अब डिवाइडेड बाय क्या था बच्चों, FM माइनस F1, दूसरा आगे क्या था, प्लस F2 माइनस m F1 था, minus f2 fm minus f2 FM माइनस minus F2। f2 अच्छा, अब उसको बच्चे l हमने plus क्या t किया, उसको हमने मल्टीप्लाई किया H से। तो अब l बच्चों plus ये जो t क्या था, हाँ, L प्लस l plus L, t था। L प्लस था। चलो जी, ये हो गया बच्चों। अब देखो बच्चों, इसमें आप लोगों ने क्या करना है, अच्छा ये जो आपने ये जो L है बच्चों यहाँ पे, ये L कहाँ से आया? एक्चुअली वो जो आपकी मॉडल जो क्लास थी या जो मॉडल ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी थी उसकी जो लोअर क्लास लिमिट है वो होगी, क्या होगी वो, L की वैल्यू क्या होगी? जो क्लास मतलब मॉडल ग्रुप के तौर पे हमने सिलेक्ट की हुई है इसकी लोअर क्लास। लोअर क्लास बाउंड्री होगी। बात क्लियर है? यस बोलो। चले, अब बच्चों देखो हमारे पास FM की वैल्यू क्या आई, एमन जल्दी बताओ, FM क्या था यहाँ पे? 40 40। और F1 ज़ारा, F1 की वैल्यू क्या थी ज़ारा? 25 25। और उसके बाद F2 की वैल्यू मैविश क्या है? 20 20। और उसके बाद अब हाइट शेर मोहम्मद कितनी है इस क्लास की? शेर मोहम्मद, ये हाइट तो है ही नहीं। हाइट कितनी है बच्चों इसकी? 10 है। हाइट कितनी 10 है? 10 है। अब 10 इन सारी वैल्यूज को बच्चों हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, और पुट करके बच्चों हम क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे। तो अब देखें बच्चों, एल हमारे पास है बच्चों 29.5। एल कितना है? 29.5। 29.6 और उसके बाद बच्चों हमारे पास एफ एम कितना है बच्चों, 40 है। 40 माइनस 25, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, और साथ में अगर हाइट लिखना चाहें तो बच्चों वो 10 है। और उसके बाद डिवाइडेड बाई एफ एम कितना है बच्चों, 40 है। 40 माइनस फिर F1 वही 25। और उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्या चीज़ है कि प्लस बीच में, और यहाँ पे ये 40 माइनस कितना आ जाएगा, F2 कितना है? 20 20। अब इसको बच्चों सॉल्व करना है, जब आप लोग सॉल्व करोगे तो आप लोगों के पास जो आंसर आएगा तो वो राउंड अबाउट कितने के इक्वल आएगा, 30 33.7 33.76। तो ये 33.76 कहाँ पे लाई करता है, किसमें लाई करता है? इसमें। बात क्लियर है? ये आपका क्या होगा, मॉड होगा, जिसमें वो कहा जा रहा है कि आपका ये जो 33.76 है ये आपका मॉड है, ये रिपीटेड वैल्यू है। बात क्लियर? यस अच्छा, अब उसके बाद बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन है। बस आगे हमारा मतलब अब जो मेजर चीजें थी वो कम है, अब एक एक एग्जांपल करके आगे खत्म हो रहे हैं। अच्छा, एक और भी चीज था कि ये बड़ा इजी था कि बच्चे इसमें देखें कि जो बायोलॉजी है उसमें मॉड कौन है, कि कौन सा वर्ड मॉड है। तो आपको पता है बायो में वो 2 दफा रिपीट हुआ है तो ये आपका मॉड हो जाएगा। अब इस डाटा सेट में बच्चों आप लोगों ने मॉड फाइंड आउट करना है, तो इसमें जो ना ये 6 जो है ना बच्चों 4 टाइम आया हुआ है, तो ये 6 आपको मॉड हो जाएगा। ये अनग्रुप डाटा, ये कौन सा डाटा है? ग्रुप अनग्रुप डाटा है बच्चों। अनग्रुप डाटा में फाइंड आउट करना बड़ा ईज़ी होता है, और ये जो ग्रुप डाटा है बच्चों, जिसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से दी हुई होती है, तो उसमें आप लोगों ने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। बात क्लियर है? यस
अच्छा बच्चों, आगे है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर्स द डिस्पर्शन ऑफ डाटा वैल्यूज, कि आपका जो डाटा वैल्यूज या जो डाटा दिया हुआ है, आपका जो डाटा दिया हुआ है, जाहिर सी बात है उसका कोई ना कोई मीन है। अब उस मीन से आपका डाटा कितना डिस्पर्स कर रहा है, मतलब कोई इधर है कोई उधर है, कि डाटे से पहले कितनी वैल्यूज हैं, डाटे के बाद कितनी वैल्यूज हैं, उनके दरमियान में डिस्टेंस कितना है। तो अब जैसे बच्चों ये स्टैंडर्ड डेविएशन का ये कॉलम दिया हुआ है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब ये बीच में आपका शो कर रहे हैं कि ये मीन है। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चों ये क्या है, आपका ये 1 है और ये -1 है, और सॉरी 0 है और ये -1 और ये +1। तो अब इसकी वैल्यू जो है ना राउंड अबाउट बच्चों इतनी आती है, 0 के इक्वल हो सकती है, 1 के इक्वल हो सकती है, 2 के इक्वल हो सकती है, -2 के इक्वल हो सकती है, एटसेट्रा। तो ये कैलकुलेटेड वैल्यूज है, कि ये बता रहा होता है कि आपका जो डाटा है वो मीन से कितना चेंज है। क्या है? मीन से कितना चेंज है। कितना डिस्पर्स है, मतलब मीन से इधर-उधर फैला हुआ है, मीन की तरफ उसका डाटा कम है। बात क्लियर है? यस। कि आप देखें आपका जो डाटा है यहाँ पे कितना है, वो मीन मीन मतलब मीन पे होना चाहिए। अब यहाँ पे ये मेंशन कर रहा है कि आपका जो राउंड अबाउट डाटा है वो मतलब मीन से 34.1% क्या है, पॉजिटिव साइड पे है, ओके। और उसके बाद 31.4 कितना है, मीन से नेगेटिव साइड पे है। तो अब मतलब जो डाटा है बच्चों वो एग्जैक्ट मीन पे लोकेटेड नहीं है। क्या? डाटा बच्चों एग्जैक्ट मीन पे लोकेटेड नहीं। अगर डाटा सीधा-सीधा मीन पे लोकेटेड है, तो उस वक़्त समझ लो कि आपका सारा डाटा एक ही जगह पे है। अगर सारा डाटा एक ही जगह पे है, तो उस केस में बच्चों जो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है, वो क्या होती है? 0 होती है, कि आपका डाटा ने डिस्पर्स किया ही नहीं है। क्या? डाटा ने डिस्पर्स किया नहीं है। मैं आज आपके सर फिज़िक्स वाला बनने की कोशिश करता हूँ, वो जो सर हमारे हैं। प्यारे बच्चों देखो कि ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने तीर लगाने हैं, ठीक है? अब बच्चों पहली तीर लगाई आप लोगों ने यहाँ पे लगी, दूसरी तीर लगाई यहाँ पे लगी, और तीसरा जो तीर है वो बिल्कुल सेंटर में लगी। अब अगर बच्चों इस सर्कल से, इस सेंटर से डाटा बाहर जा रहा है, तो कितना डाटा बाहर गया है, कितना रेशियो उसका बाहर गया है, वो कहलाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। और अगर सारा का सारा डाटा बच्चों इस सेंटर में लग रहा है, मतलब जो सारे के सारे तीर हैं वो इसी निशाने पे लग रहे हैं, तो इस केस में बच्चों जो डिस्पर्शन होगी वो क्या होगी? कोई होगा कि डाटा आपका इधर-उधर गया? नहीं गया नो। ना, स्प्रेड नहीं हुआ ना, वो एग्ज़ैक्ट 100% पॉइंट पे गया। डाटा क्या हुआ? एग्जैक्ट पॉइंट पे गए। पॉइंट पे गया, एग्ज़ैक्ट मीन पे गया, तो इस केस में आपकी कोई स्प्रेड या आपकी कोई डिस्पर्शन होगी? नहीं होगी। नो। क्यों? क्योंकि डाटा तो एग्ज़ैक्ट उसी पॉइंट पे गया। तो अब इस केस में बच्चों जब आप मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन 0 होगी, तो समझ लो सारा का सारा डाटा कहाँ चला गया। ये देखिए अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 0 है, तो सारा का सारा डाटा कहाँ पे लोकेटेड होगा? मीन पे। हाँ जी, चलें स्टार्ट करते हैं बच्चों इसको। ये ग्राफ इतना नहीं शो हो सकता, आपको एक छोटा-सा क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा सॉल्व करो। स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स द मेजर्स द डिस्पर्शन ऑफ द डाटा वैल्यूज़, के डाटा वैल्यूज़ कितना डिस्पर्स है, कितने फैले हुए हैं। या फिर आप यूँ भी कह सकते हैं कि वो मीन से कितना डेविएट है, कि मीन से कितना इधर-उधर पड़े हुए हैं। बात क्लियर है? अब इट गिव्स अ क्लियर आइडिया अबाउट द वेरिएबिलिटी ऑफ डाटा, कि वो डाटा किस तरीके से मुख्तलिफ है, कि सारा डाटा एक जैसा नहीं है। सारा डाटा एक जैसा नहीं है। अब मुझे ये बताओ, अगर टेस्ट ले ली जाए और सारे एक दूसरे की चीटिंग करके दे दो, हमें क्या पता चलेगा आप लोगों को किसने पढ़ा, किसने नहीं पढ़ा? बोलो, पता चलेगा? नहीं चलेगा ना? नहीं। तो अब जब सारों का रिजल्ट ही एक जैसा होगा, तो हमें क्या पता चलेगा कि कौन-सा बच्चा किस तरीके से डेफर है, कौन लायक है, कौन नालायक है? हमें कैसे पता चलेगा? ज़ाहिर-सी बात है कि जब उनमें वेरिएशंस आएँगी, बच्चों के डाटे में फ़र्क होगा, किसी के ज़्यादा मार्क्स होंगे, किसी के कम मार्क्स होंगे, तो हमें पता चलेगा ना कि वेरिएशन क्या है क्लास की। तो ये चीज़ है बच्चों। अच्छा, अब स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ द स्प्रेड ऑफ डाटा वैल्यूज़ अराउंड द मीन, के मीन के आस-पास कितना कितने रेंज में जो डाटा है वो पड़ा हुआ है। अब ज़ाहिर-सी बात है अगर डाटा इस रेंज में पड़ा हुआ है, ठीक है? डाटा अगर इस रेंज में पड़ा हुआ है, तो मीन से उसका ज़्यादा स्प्रेड होना चाहिए, ज़्यादा गैप होना चाहिए। बात क्लियर है, समझ आई है? यस आइए। हाँ, इट मीन्स हाउ मच अ डाटा सेट वेरीज फ्रॉम इट्स मीन, कि अगर कोई डाटा है वो अपने मीन से किस तरीके से डिफर करता है, कितना जो ना सेपरेट पड़ा हुआ है। सम इट इज समटाइम्स कॉल्ड मीन ऑफ द मीन, कभी-कभी हम इसको मीन ऑफ द मीन भी कहते हैं। अच्छा बच्चों, अब इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा ये सिंपल है, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि अगर जो ना डाटा है वो अगर वो मीन के करीब पड़ा हुआ हो, तो उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगी? कम होगी। कम होगी। जैसे ये देखो कि अगर ये मीन के आस-पास यहाँ पे पड़ा हुआ है डाटा, तो उसकी वो क्या होगी? स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगी? कम होगी। अगर मीन पे पड़ा हुआ है तो क्या होगी? चलें आप बताओ। ज्यादा होगी फिर। अगर मीन पे पड़ा हुआ है तो ज़्यादा होगी। ये क्या मैंने सर्कल बड़ा किया हुआ है? 0 होगी। क्या होगी? बोलो, बच्चे बोलो। 0 होगी। मतलब मीन पे पड़ा हुआ है का मतलब तीर आपके निशाने पे लगी है। क्या हुआ?
तीर आपके निशाने पे लगे। अब यही चीज है बच्चों, ये देखें कि ये यहाँ पे भी मैंने सर्कल बनाया, इधर भी बना लेता हूँ, इस चीज को दोबारा समझो। ये आपका सेंटर है बच्चों, ये देखो। अब इसमें देखो कि अगर आपका डाटा इस मीन के करीब पड़ा हुआ है, मतलब इस फर्स्ट रो में पड़ा हुआ है, ये आप सेकंड कह लें, थर्ड कह लें। अब अगर आपका जो डाटा है वो इस मीन में, सेंटर में पड़ा हुआ है, तो समझ लो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, 0 है। और अगर उसके नियर पड़ा हुआ है तो बच्चों स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगी, कम होगी, समान होगी। और अगर उसके दूर पड़ा हुआ है तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगी, लार्ज। लार्ज। स्टैंडर्ड डिविएशन को अगर आप सिंपल वर्ड में समझना चाहते हैं कि जो मतलब द डिस्टेंस बिटवीन द वैल्यू एंड द मीन, कि आपका जो मीन है और आपका जो वैल्यू है जिसको आप मेजर कर रहे हैं, उनके दरमियान में डिस्टेंस कितना है। अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगी, लार्ज होगी, हाई होगी। और अगर डिस्टेंस कम है तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगी, कम होगी, स्मॉल होगी। ठीक है, कि इफ द डाटा वैल्यूज क्लोज टू द मीन देन स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगी, स्मॉल होगी। अगर डाटा वैल्यूज फार फ्रॉम द मीन, बहुत ज्यादा दूर होंगे, तो वो लार्ज होगा। अब लो स्टैंडर्ड डिविएशन, डाटा टाइटली ग्रुप्ड, कि डाटा एक दूसरे के करीब है, जुड़े हुए हैं। और अगर हायर स्टैंडर्ड डिविएशन है तो वो डाटा ही फैला हुआ है, डिस्पर्स है। बात क्लियर है। अगर मैं यूं बात करता हूँ, ठीक है, कि आपका है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरा ये देखें, 5 15 20 30 40 50 50 60 70 80। अब देखो इसका मीन राउंड अबाउट क्या होगा, आप लोग क्या सोचते हो क्या होना चाहिए, राउंड अबाउट क्या होना चाहिए। आप तुक्का तुक्का मान लें, बेशक हम सही नहीं बात कर रहे, बट मीन क्या होना चाहिए इसका, कोई सेंट्रल वैल्यू होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 40 के आसपास होना चाहिए, 40 50 के आसपास, ऐसे ना, ऐसे है कि नहीं। अब मैं फॉर एग्जांपल क्या कंसीडर कर रहा हूँ, ये कैलकुलेटेड वैल्यू नहीं है, कैलकुलेट करके भी आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ इसका जो मीन है बच्चों वो क्या है, 40, 40। अब मुझे ये देखो, ये 5 40 से कितना दूर पड़ा हुआ है, दूर पड़ा हुआ है ना। यस, तो अब जाहिर सी बात है, जब ये इतना दूर होगा तो इसका स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा, लार्ज, लार्ज होगा। तो इससे क्या पता चलेगा कि आपका जो डाटा है वो मीन से कितना दूर पड़ा हुआ है, ज्यादा दूर पड़ा हुआ है। डाटा वाइडली स्प्रेड है, मतलब दूर दूर तक डाटा फैला हुआ है, उनके दरमियान में गैप ज्यादा है। बात क्लियर है। यस, अब यही चीज नीचे यही चीज लिखा हुआ है कि शोज हाउ क्लोज और फार डाटा वैल्यूज आर द फ्रॉम द मीन, कि मीन से जो डाटा वैल्यूज हैं वो कितनी करीब या कितने दूर पड़े हुए हैं। एंड आल्सो कंपेयर्स द वेरिएबिलिटी ऑफ डाटा बिटवीन डाटा सेट्स, के डाटा सेट के दरमियान में क्या क्या वेरिएशंस है, क्या क्या चेंजेस हैं। ठीक है, अब यही बायोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स में हम यूज करते हैं। उसके बाद बच्चों सैंपल, जो आपका स्टैंडर्ड डिवीएशन है उसके लिए जो सैंपल होता है बच्चों सिग्मा होता है। और सिग्मा हम उस वक्त यूज करते हैं जब आप पॉपुलेशन को ले रहे होते हैं। किसको ले रहे होते हैं, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का मतलब आपका जो डाटा सेट होता है वो लार्जर होता है। डाटा सेट क्या होता है, लार्जर, मतलब आपका जो डाटा है वो ज्यादा क्वांटिटी में है, तब आप पॉपुलेशन यूज करेंगे। अगर आपके पास कम है तो आप क्या यूज करेंगे, सैंपल यूज करेंगे, एस। और इनके फार्मूले भी अलग होंगे। जी जी बोले बच्चे, जल्दी सर बोले। रिप्रेजेंटेटिव को पॉपुलेशन नहीं कहते क्या? क्या हुआ, रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ सैंपल को हाँ हाँ, देखो उल्टा उल्टा कह रहे हो, उल्टा कह रहे हो। पॉपुलेशन नहीं कहते। रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज सैंपल, उल्टा तुम बोल रहे हो। सैंपल मतलब ये है कि आपके पास अगर 100 बंदे हैं तो उसमें 5 बंदे ले लो, वो आपका सैंपल हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए जो सैंपल है वो सैंपल के लिए जो स्टैंडर्ड डिविएशन है उसका अलग फार्मूला होगा और पॉपुलेशन के लिए अलग होगा। बात क्लियर है। भाई सिंपल सिंपल यार, किधर मैथमेटिक्स में घुस गए हो। अब देखिए मैविश को मैं कैसे जगाता हूँ। मैविश, अगर तुम्हें 5 बंदों के लिए बिरयानी बनाओगी, अच्छी बनाओगी या मतलब 5 बंदों के लिए बिरयानी बनानी है अच्छी बनाओगी, या 10 बंदों के लिए बनानी है अच्छी बनाओगी। 10 ने 20 कर लो, बोलो। 5 बंदों के लिए अच्छी बिरयानी बनेगी ना, 20 के लिए मसाला भी सही बीच में नहीं डलेगा। ऐसे है कि नहीं है। तो दोनों का अलग स्टैंड फार्मूला है, दोनों को अलग तरीके से बच्चे हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब आगे चलते हैं बच्चों। अगर आपने वेरिएंस की बात करनी है तो वेरिएंस को बच्चों हम सिग्मा स्क्वायर से मेंशन करते हैं। और आपका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो इसी वेरिएंस से ही फाइंड आउट होता है। वैसे बच्चों इस आपके वेरिएंस का फार्मूला होता है कि सिग्मा एक्स एक्स नॉट इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। अब बच्चों इसका आप अगर स्क्वायर रूट ले लें, इसका स्क्वायर रूट ले लें तो बच्चों वो आपका हो जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन। क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, हाँ जी बच्चों, ये मैंने जैसे ऊपर मेंशन किया हुआ था। ठीक है कि बच्चों ये जो आपका ये है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ऑफ समीशन एक्स स्क्वायर एक्स 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 नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय सॉरी एन।
ये जो फार्मूला है बच्चों ये है वेरिएंस का फार्मूला। किसका फार्मूला है? वेरिएंस का फार्मूला। अब अगर आप लोगों को वेरिएंस से स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, उसका स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस लेना है। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे बच्चों तो आपके पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। अब उसके बाद बच्चों क्या है, अच्छा अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन। अब इफ ऑल वैल्यूज आर इक्वल टू द मीन, बच्चों हमने पढ़ा था 0 के इक्वल होगा, अगर स्लाइटली डिफर है तो स्मॉल है और अगर लार्ज डिफरेंस होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन ग्रेटर होगा। अब हाउ टू कैलकुलेट द बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो पहली बात तो ये है कि बच्चों आप लोगों को मीन फाइंड आउट करना है। पहली बात क्या है, मीन मीन फाइंड आउट करना है। कैलकुलेट करना। उसके बाद बच्चों आपने मीन, हर स्कोर को मीन से माइनस कर देना है। जैसे बच्चों यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऑलरेडी मीन दिया हुआ है, मीन कितना है 60। फिर आप लोगों ने क्या करना है बच्चों के हर वैल्यू को मीन से माइनस करना है। जैसे अब ये 90 है, 90 माइनस 60 तो ये यहाँ पे 30 आ जाएगा। और उसके बाद बच्चों 80 माइनस 60 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और उसके बाद बच्चों ये माइनस 60 तो यहाँ पे माइनस 20 आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस 60 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 30। ये बच्चों आपका कौन सा था, मीन से हर स्कोर को माइनस करना है, वो क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट करना है। और सेकंड थर्ड बच्चों स्टेप ये है कि हर एक का फिर आप लोगों ने क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है। हर एक का क्या लेना है आप लोगों ने, स्क्वायर। स्क्वायर ले लेना है। अब सबका स्क्वायर लिया, स्क्वायर लेके उनका आंसर फाइंड आउट किया। आंसर को आप लोगों ने बच्चों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड कर दिया। अब उसके बाद बच्चों डिवाइड दिस नंबर इधर बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स। तो कितने नंबर ऑफ स्कोर्स दिए हुए यहाँ पे, 4 है, 5 है, 4 है, 4। तो उस पर डिवाइड कर दो। ठीक है, अब यही चीज बच्चों ये देखो यहाँ पे ये स्टेप दिया हुआ है कि पहले आप लोगों ने क्या करना है बच्चों, मीन फाइंड आउट करना है। मीन जाहिर सी बात है 60 है। अब 60 से हर वैल्यू को माइनस कर देना है, माइनस कर दिया। उसके बाद हर एक का क्या ले लेना है आप लोगों ने, स्क्वायर डेविएशन ले लेना है, डेविएशन ले लेना है, वो आ गया। अब सबको आप लोगों ने प्लस कर देना है, प्लस कर दिया। अब उसके बाद क्या करना है बच्चों कि अब डिवाइड अनबियास्ड मेथड। वैसे दो मेथड है इसके यहाँ पे कि अब आप लोगों का यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इधर नंबर बाय स्कोर्ड बियास्ड मेथड, मतलब सिंपल सिंपल आप लोगों ने सबको क्या करना है, जो है ना समीशन, ठीक है, वो आपका जो था वेरिएशन वाला, ठीक है, उसका आप लोगों ने क्या करना है कि मतलब टोटल जो वैल्यूज है वो आपका, जैसे ये 2600 है तो उसको आप लोगों ने सीधा सीधा किस पे डिवाइड कर देना, 4 पे डिवाइड कर देना। ठीक है, अच्छा, या फिर जो अनबियास्ड मेथड है उसमें बच्चों आप लोगों ने क्या करना है कि वो जो n है उससे -1 कर देना है कि टोटल आपकी वैल्यूज कितनी है, टोटल आपकी वैल्यूज कितनी है, 4 है। तो अनबियास्ड मेथड है तो उसमें जो है n-3 सॉरी 1 डिवाइड जो है ये कितना आ जाएगा 3। तो अब बच्चों आपने क्या करना है, उस 26 को 100 को 3 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास 866 ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो मतलब आप इसे दो मेथड से बच्चों क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इसका ये है कि जो ना, अगर मैं कहूँ कौन सा वाला फार्मूला यूज हुआ है बच्चों, ये जो ना ये सैंपल के लिए यूज हुआ है। देखो यहाँ पे, अच्छा इसमें देखो कि आपको आपको पता है आपका पाकिस्तान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है कि नहीं है? बहुत छोटा है। ओ यार क्या बात की है यार, कितने सिटीज है देखो क्वेश्चन में, जरा देखो कि नंबर ऑफ कंफर्म्ड कोविड काजेस 4 मेजर सिटीज ऑफ पाकिस्तान। देखो पाकिस्तान बहुत बड़ा है लेकिन उस पाकिस्तान की कितने सिटीज की बात की गई है बच्चों, कितने सिटीज की बात की गई है अमन, और 4 सिटीज की बात की गई है। तो अब इस वजह से उस 4 को उन्होंने बच्चों किसके तौर पर यूज किया, सिंपल। सैंपल के तौर पर यूज किया। और इसी वजह से बच्चों जो सैंपल का फार्मूला है उसका वही सिंपल सिंपल जो हमने बात की थी कि सिग्मा, ठीक है, x माइनस एक्स नॉट इसका स्क्वायर और डिवाइडेड बाय क्या है बच्चों n-1। तो अब बच्चों ये जो ये साइन ऑफ समीशन इस सारी की जो वैल्यू थी बच्चों वो 2600 हमारी आई थी। और n-1 जो कि बच्चों 4-1 था जिसकी जी हमारे पास 3 आया, तो उसकी बेस पे हमने जो आंसर है वो ये निकाला। बात क्लियर है, यस। बोलो एमन, क्लियर है ये? मतलब इस पूरे इक्वेशन में ये वाला फार्मूला अप्लाई हुआ है। ठीक है, जी। अच्छा, तो अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है देखो, अच्छा अब इसमें ये देखो बच्चों, मैं अगर आपको बता दूं तो पहली बात तो ये कि मेरा दिल कह रहा है मैं इसको टेबल से थोड़ा समझा दूं, क्या कहते हो, इजाजत देते हो मुझे आप लोग? 4 वैल्यूज समझ हैं, जल्दी हो जाएगा जाएंगी। सर। नहीं वो तो मुझे पता है, समझ आई, लेकिन मेरा दिल मुतमैन नहीं हो रहा। देखो हमारे पास बच्चों फिर 4 कर लेंगे सिटीज है, सर। हाँ, खुद नहीं करेंगे ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। देखो अब बच्चों 4 सिटीज आपको दिए हुए, चले मैं यहाँ पे यूं मेंशन कर देता हूँ। ये एक हमें क्या चीज दिया हुआ था, एक तो मतलब ये सिटीज दिए हुए थे, ठीक है, उसको तो हम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो ना आपका ये आगे क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। और उसके बाद जो ना आपका यहाँ पे सेकंड में आप लोगों ने क्या फाइंड आउट किया था,
ठीक है, उसको स्कोर को मैनेज किया, ठीक है। तो चलें जी, ये आ गया। ये बच्चों आपके पास सिटीज़ आ गया। ये बच्चों ऐसा समझ लें उसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। और यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है बच्चों, आप लोगों ने मतलब फ्रीक्वेंसी को माइनस करना है आप लोगों ने एक्स से, मीन से। ठीक है, अब सिटीज़ आपके पास बच्चों कराची था और क्या दिया हुआ था जल्दी बताओ? लाहौर, पेशावर, ला कोयटा। लाहौर, पेशावर और क्या दिया हुआ था? क्वेटा। कराची का कितना दिया हुआ था? जल्दी बोलो। 90, 90 दिया 90, हुआ था, 80 दिया हुआ था और क्या दिया हुआ था? 40 और क्या दिया हुआ था? 40, 30। 30, अब बच्चों सबसे पहले तो ये है कि हम लोगों ने इनका मीन फाइंड आउट करना है एंड टोटल एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो बच्चों ये कितना होता है जल्दी बताओ? सारा का सारा कितना होता है? सारा का सारा कितना होता है? नहीं बताना आप लोगों ने? एमन कैलकुलेट नहीं किया एमन? बोलो। एमन 40 बोलो। होता है। कितना होता है? कितना होता है? किसी के पास कैलकुलेटर नहीं है? बोलो। चलो मैं खुद ही कैलकुलेट करता हूँ बच्चों, 1 मिनट। 90, 80 हो गया, उसके बाद 40 हो गया एंड 30 हो गया। तो ये 240 हो गया एमन, यही कह रही थी मेरे ख्याल से तुम। और उसके 60 बाद आता वैल्यू है। 4 है, तो ये बच्चों जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास मीन आ जाएगा 60। अच्छा, एक और चीज़ भी है बच्चों। अब यहाँ पे जो आपका ये मीन आया ये x है, ठीक है? x नॉट से इसको मेंशन करें आप। तो अब बच्चों क्या करना है, बेशक चाहे तो इस वैल्यू को आप x रख सकते हैं और ये आपका x और x माइनस नॉट। तो अब बच्चों ठीक है, अब आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, ठीक है? अब इसी मीन को बच्चों आपने वैल्यू x से माइनस कर देना है। तो ये 90 से जब 60 निकालोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 30, 30। और इस 60 80 से जब निकालोगे तो 20 आ जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा? -20 आ जाएगा और इधर से कितना आ जाएगा? -30। अब बच्चों नेक्स्ट टेबल में इसका क्या ले लेना है आप लोगों ने? स्क्वायर, स्क्वायर ले लेना है। तो अब बच्चों इसका जब स्क्वायर लोगे तो ये 900 हो जाएगा और ये 400 हो जाएगा और ये भी 400 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 900। 900, अब बच्चों नेक्स्ट इक्वेशन में अब इन सबको आप लोगों ने समेशन मतलब उसको आप लोगों ने प्लस में ले लेना है, ऐसे। तो अब इसको बच्चे कितना हो जाता है ये जल्दी बताओ? 2600, 2600, ज़बरदस्त। अब बच्चों हम बात कर रहे थे क्योंकि कराची 4 सिटीज़ की बात की गई है पूरे पाकिस्तान में, तो इस वजह से बच्चों हमारा जो सैंपल नीचे वाला जो फ़ॉर्मूला है, हम उसको बच्चों क्या करेंगे लिखेंगे। तो बच्चों हमारे पास ये आ जाएगा सिग्मा एक्स और एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1 और इस होल का स्क्वायर। अब बच्चों इसमें हमने वैल्यूज़ पुट कर दी बच्चों, ये हमारे पास था 2600 और यहाँ पे था n माइनस 1 मतलब 4 सिटीज़ थी उसमें से 1 निकाल दो तो हमारे पास कितनी सिटीज़ बन जाएँगी? 3, 3। तो बच्चों वो हमने डिवाइड कर दिया और इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का जो आंसर आया वो कितना आया था? 866.7। 866.7 इस तरीके से बच्चों ये आया है। आपकी बुक में वैसे सॉल्व हुआ है, लेकिन मुझे याद है कि जब आप लोग 10th में जब उधर पढ़ा था, आप लोगों ने इस तरीके से इसको सॉल्व किया था। क्लियर है? अब बताओ क्लियर है? अरे! मैं थक गया हूँ। अच्छा, अब बच्चों x जो है ना ये वैल्यू एंड डाटा है, ठीक है? जैसे ये x जो है ना डाटा है जो कि डाटे में हमने मेंशन किया इसको। अब उसके बाद बच्चों ये जो x नॉट हमने जो लिखा था वो आपको पता है वो हमारा क्या था? मीन था। वो क्या था? मीन था, ठीक है? अगर आप पॉपुलेशन के मीन की बात करेंगे तो वहाँ पे आप ये माइक्रो वाला साइन यूज़ करोगे। बाकी एन टोटल नंबर ऑफ वैल्यू एंड पॉपुलेशन है मतलब पॉपुलेशन में कितनी तादाद थी और स्मॉल एन जो ना वो सैंपल में कितनी थी, बाकी सारा कुछ सेम है। अच्छा बच्चों, अब उसके बाद क्या है कि मैनुअल कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ लेंथी एंड एरर बेस्ड। अगर आप हाथ से बैठ के रजिस्टर पे बैठ के सॉल्व करते रहोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। इस वजह से एमएन कैलकुलेटर ले लो आप और साथ में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रख लो, ठीक है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को छोड़ो आप कैलकुलेटर रख लो। है ना एमएन आपके पास? जी, जी, चलो अब आगे बच्चों बहुत कम है 5-10 मिनट में हम खत्म करते हैं। व्हाट इज़ रेंज? रेंज क्या बताता है बच्चों? रेंज सिंपल ये बताता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लोएस्ट वैल्यू एंड द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द डाटा सेट। क्या क्या हुआ? ठीक है, आपके पास बच्चों ये देखें ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया और ये क्या हो गया 10 और ये 12। अब बच्चों ये आप इसका यहाँ पे क्या है ये लोएस्ट वैल्यू है आपका, ठीक है? और उसके बाद बच्चों ये आपका क्या है हाईएस्ट वैल्यू है। तो अब लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू के दरमियान में जब आप उसको मतलब क्या करोगे उसको माइनस करोगे मतलब हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू तो आपका क्या आ जाएगा रेंज आ जाएगा। तो हाईएस्ट वैल्यू 12, बुशरा कितनी है? 12 2, और लोएस्ट वैल्यू कितनी है? 2 तो 10, रेंज आपका क्या आ गया?
10 आ गया बच्चों, ठीक है। तो डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू इन अ डाटा सेट, के डाटा सेट में हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू के दरमियान में जो डिफरेंस है बच्चों वो रेंज कहलाता है। द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, मतलब वही चीज, दोनों एक ही डेफिनेशन है। आल्सो कॉल्ड एज रेंज ऑफ डाटा वैल्यूज और रेंज ऑफ ऑब्जर्वेशन के तौर पर भी जाना जाता है। अब ये भी बच्चों वही स्प्रेड या वेरिएबिलिटी के बारे में बताता है कि डाटा कितना स्प्रेड है, कितना फैला हुआ है, डाटा कितना फैला हुआ है। ये तो बच्चों मैंने बहुत छोटा सा डाटा लिया, रेंज बहुत बड़ी भी हो सकती है। यूजफुल इन बायोलॉजिकल स्टडीज टू असेस द वेरिएशंस इन पॉपुलेशन और रिसर्च फाइंडिंग, कि रिसर्च फाइंडिंग में या जो पॉपुलेशन है उसमें जो वेरिएशंस हैं वो किस अंदाजे से आ रही हैं, कितना उनके दरमियान में, मतलब आप अंदाजा लगा लेते हो कि भाई यहाँ पे तकरीबन इतना डिफरेंस आ रहा है, इस वजह से आप रेंज को यूज करते हो। अच्छा, अब अरेंज द डाटा, अब इसके लिए सीक्वेंस क्या है? पहली बात तो ये कि आप लोगों ने डाटा को अरेंज करना है, मैंने पहले से ही अरेंज डाटा दे दिया है। अब उसका कैसे कि लोएस्ट टू हायर असेंडिंग ऑर्डर में आप लोगों ने देना है। अब उसके बाद बच्चों ये फार्मूला यूज करना है कि रेंज हाईएस्ट वैल्यू और उसके बाद माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो जैसे जैसे आप करोगे सॉल्व हो जाएगा बच्चों। अब देखें एग्जांपल में ये आपको रॉ डाटा दिया हुआ है सीधा सीधा, इसको आप सबसे पहले आप लोगों ने अरेंज करना है। अच्छा, मुझे आपको पता है सबसे मुश्किल काम ये अरेंजिंग लगता है, आप लोगों को लगता है? बोलो, कौन अरेंज करे यार इतना, कौन अरेंज करे यार इतना, ठीक है। अब उसके बाद बच्चों देखो असेंडिंग ऑर्डर में आप लोगों ने अरेंज कर दिया। अब उसके बाद बच्चों हाईएस्ट वैल्यू आपकी 64 और लोएस्ट वैल्यू कितनी है अमन? अमन, हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? 54 और लोएस्ट वैल्यू कितनी है आपकी? 8, 8 दी हुई है, जबरदस्त। अब रेंज क्या है बच्चों के? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू 54 माइनस 8, तो रेंज आप लोगों की कितनी होगी? 46। तो अब इसमें ये बताया जा रहा है कि आपका जो लोएस्ट वैल्यू है या स्मॉलेस्ट और टॉलेस्ट जो प्लांट सैंपल है कोई भी, उसके दरमियान में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 46। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, हेल्प्स द साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द वेरिएबिलिटी इन अ पॉपुलेशन, कि एक पॉपुलेशन है उसमें 100 स्पीशीज रह रहे हैं, तो उसमें छोटा कितना है बड़ा कितना है, उन दोनों के दरमियान में डिफरेंस क्या है। तो बच्चों जेनेटिक्स में, पॉपुलेशन में, सॉरी इकोलॉजी में और फिजियोलॉजी में बच्चों इसको यूज किया जाता है। अब वेरिएबिलिटी में इंडिकेट द एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस और एडाप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि भाई हो सकता है कि ये जो चेंजेस आ रही हैं इसमें किसी एनवायरमेंटल फैक्टर का इम्पैक्ट हो, और एक स्पीशीज क्या उस एनवायरमेंट को अडॉप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चीजें हमें बताता है। अब उसके बाद बच्चों ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू ट्रीटमेंट एट सिमिलर लेवल, कि ऑर्गेनिज्म है बच्चों वो भी इसी तरीके से क्या करते हैं, ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स करते हैं। इंडिकेट इंडिविजुअल्स और मोर लाइक, अब देखो बच्चों मेरी बात सुनो, हम माइस वगैरह पे, रैबिट वगैरह पे क्यों एक्सपेरिमेंट करते हैं? हम कहते हैं क्यों? क्योंकि ये एनिमल लाइक है, ह्यूमन लाइक है। अगर इनके जो ऑर्गन्स पे जो अगर तजर्बा है वो सक्सेसफुल रह गया, तो हम क्या करते हैं फिर? ह्यूमन पे अप्लाई करते हैं। अब यही चीज़ है कि बच्चों कि ऑर्गेनिज्म का जो ट्रीटमेंट होता है वो भी इसी तरीके से होता है कि अगर इनके दरमियान में जो डिफरेंस है, वो जो रेंज है वो बहुत कम आता है, मतलब आप थोड़ा-सा फ़र्क है यार कोई मसला नहीं लगा दो। ऐसा है कि नहीं है? ठीक है? तो अब इसी वजह से बच्चों क्या होता है कि जनरली गुड फॉर रिसर्चर, रिसर्चर के लिए ये ज़्यादा अच्छा होता है। ट्रीटमेंट इज़ इक्वली इफेक्टिव, मतलब अगर माइस पे इफेक्टिव हो गया तो वो एनिमल पे भी क्या होगा? इफेक्टिव होगा। इफेक्टिव होगा। तो मोर डिजायरेबल व्हेन लो रेंज, मतलब अब वो कह रहे हैं कि बच्चों कि अगर कोई चीज लो रेंज में आ गई है, मतलब डिफरेंस उनके दरमियान में बहुत कम है, तो वो फिर मोर डिजायरेबल होगा और हाईली क्या होगा? इफेक्टिवनेस शो करेगा। अब उसके बाद बच्चों इंटरमीडिएट रेंज, ठीक है। चलें कि डाटा शोज़, अच्छा अच्छा, इसमें एक चीज़ बात की गई कि अगर स्मॉल रेंज हो तो क्या होगा? ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, ज़ाहिर-सी बात है। और अगर बच्चों क्या है कि उसमें इंटरमीडिएट या मिडल रेंज आ गई, तो अब बच्चों इसमें क्या होगा कि रिसर्चर नीड टू रीप्लान द एक्सपेरिमेंट, कि भई यहाँ पे अब डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है तो हम इसको नहीं अप्लाई कर सकते। और अगर बच्चों लार्जर कोई आ रही है तो मतलब उसमें बहुत ज़्यादा चेंज है, अगर बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है तो आप उन दोनों को एक-दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब ये कि बैक्टीरिया की जो ट्रीटमेंट, बैक्टीरिया को तो आप यूज़ ही नहीं करते, मैं सिंपल बात करता हूँ फिश की। अब बच्चों जो फिश है, ठीक है, फिश अब आपको पता है एक अलग उससे बिलॉन्ग करता है और ह्यूमन अलग से बिलॉन्ग करता है। अब बच्चों फिश का जो जेनेटिक है, फिश के लिए जो ट्रीटमेंट है वो मुकम्मल डिफरेंट है फ्रॉम ह्यूमन। तो अगर आप इनके जो मतलब डाटा सेट या वैल्यूज़ की बात करो, उनमें बहुत बड़ा लार्ज डिफरेंस आएगा। तो अब इस वजह से जो फिश के लिए जो मेडिसिन्स हैं, आप वो ह्यूमन्स के लिए इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनका जो सेलुलर लेवल है, जो मैकेनिज़्म लेवल है, वो कई हद तक डिफरेंस है। ठीक है? तो इस वजह से बच्चों अगर जो डिज़ीज़ आप अप्लाई कर रहे हैं, उनमें जो मतलब जो रेंज है उन मेडिसिन्स की इफेक्टिवनेस का अगर ज़्यादा है, तो समझ लो कि वो एप्लीकेबल एप्लीकेबल नहीं है। और अगर उसका जो रेंज है इफेक्टिवनेस का वो इंटरमीडिएट लेवल पे है, तो मतलब आपको दोबारा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है। और अगर उसका रेंज का आ रहा है, वो कम आ रहा है, तो समझ लो कि वो क्या है बच्चों,
इफेक्टिव है। ठीक है, अच्छा अब देखें, मैं इसी चीज को दोबारा एक दफा रीड कर देता हूँ, ये तो चले सवाल अच्छे से हो गया कि डाटा शोज मॉडरेट वेरिएशन, कि अगर इंटरमीडिएट रेंज है तो मतलब मॉडरेट आधी चेंजेस आई हैं। डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट क्लियरली, आप इसको क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, ना ही एक्सप्लेन कर सकते हो। द रिसर्चर नीड टू रीप्लान द एक्सपेरिमेंट, और रिसर्चर को दोबारा एक न्यू एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। अब उसके बाद लार्जर रेंज है, मतलब इंडिकेट हायर वेरिएबिलिटी अमंग द इंडिविजुअल, कि जाहिर सी बात है कि अगर जो इफेक्टिवनेस रेंज है किसी मेडिसिन का फॉर टू ऑर्गेनिज्म, तो अब जाहिर सी बात है उसको आप एक ही उस ऑर्गेनिज्म के लिए फिर दोबारा अप्लाई नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि दोनों ऑर्गेनिज्म है वो इस मेडिसिन को डिफरेंट वे से ट्रीट कर रहे हैं, तो इस वजह से आप उसको दोबारा मतलब उनमें यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो वजह क्या है कि उनमें वाइड रेंज ऑफ चेंजेस आई हैं, इस वजह से आप अप्लाई नहीं करोगे। अब उसके बाद बच्चों क्या, सजेस्ट द डिफरेंसेस इन रिस्पॉन्स टू द ट्रीटमेंट, कि हर जो भी आपने ऑर्गेनिज्म यूज किया उसने ट्रीटमेंट को क्या किया बच्चों, जो डिफरेंट रिस्पॉन्स है वो क्या किया, शो किया। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्या चीज है, लिमिटेशंस ऑफ रेंज, ओनली कंसीडर हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यूज। अब आपको पता है रेंज में या तो हाईएस्ट वैल्यू को देखा जाता है या लोएस्ट वैल्यू को देखा जाता है। एंड कैन बी मिसलीडिंग इफ एक्सट्रीम्स आर द आउटलायर्स, कि भाई अगर एक्सट्रीम वैल्यू बहुत बड़ी है तो फिर उससे तो हमें कोई डाटा ही नहीं मिलेगा। अब उसके बाद बच्चों बात करें कि मोस्ट प्लांट रिस्पॉन्ड टू फर्टिलाइजर बट 1 to 2 प्लांट शो लो प्रोडक्टिविटी। आपको पता है बहुत सारे प्लांट्स हैं, जब आप प्लांट्स को फर्टिलाइजर देते हो तो वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, लेकिन एक दो ऐसे होते हैं जो नहीं ग्रो करते। तो रेंज एलॉन में नॉट रिफ्लेक्ट ऑल ओवर ट्रेंड, कि सिर्फ रेंज जो है ना ऑल ओवर ट्रेंड को एक्सप्लेन नहीं करता। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, Yes, sir. गुड मॉर्निंग, Good गुड night, sir. मॉर्निंग शेर मोहम्मद। Good night, नहीं sir. नहीं यार, ऐसे नहीं ऐसे नहीं करो, बस आखिरी टॉपिक रह गया। बुशरा जाग रही हो, अमन जाग रही हो, यस। जरा जरा नहीं है, चली गई है, बैठी हुई है। चली गई है। मैविश किधर गई है, मैविश किधर गई है, बैठी हुई है, चली गई है। बैठी हुई है। मैविश बोलो ना मैविश। आगे मैंने आपके मार्क्स की परसेंटेज निकालनी थी मैविश, तुम चले गई हो, क्या फायदा आया। आगे बच्चों हमने पढ़ना था प्रेसेंटाइल, क्या पढ़ना था, परसेंटाइल। Percentile. परसेंटाइल। बच्चों बड़े मजे की बात की जा रही है। परसेंटाइल बताता है कि आपसे ऊपर कितने बच्चे हैं और आपसे नीचे कितने बच्चे हैं। अच्छा, इस वैसे मैं आपको पता है मैं इस चीज में तो बिल्कुल शर्माता नहीं हूँ। कुछ दिन पहले जो है ना मेरा दोस्त मुझे यही चीज समझा रहा था, मतलब उसने टेस्ट दिया था एनटीएस का, तो कह रहा है कि यार जो मेरी परसेंटाइल आई है वो 49% है। कितनी है परसेंटाइल, 49. कितनी है, 49। तो अब कह रहा था कि फिर इसका मतलब ये है कि मुझसे ऊपर 4% थे और बाकी 94% जो बंदे थे वो क्या थे, वो मेरे नीचे थे, उसके मार्क्स कम थे। सिर्फ 4 जो लोग परसेंट लोग थे उनके मार्क्स क्या थे, मुझसे ज्यादा थे, और 94% ऐसे थे जिनके मार्क्स मुझसे क्या थे, कम थे। बात समझ में आ गई है कि अगर मेरी परसेंटाइल 94 आई है तो इसका क्या मतलब है कि मैं पिछले 93 से क्या हूँ, आगे। और कितने लोगों से कम हूँ, 94 है तो 6 होगा, सॉरी 94 है तो कितना होगा, 6 होगा। 6। तो मतलब मुझसे 6% बंदे ऊपर है और 93% बंदे क्या है, नीचे। इसको हम कहते हैं क्या, किसका नाम देते हैं बच्चों, परसेंटाइल। परसेंटाइल। अब फॉर एग्जांपल आप बात कर लो 25 परसेंटाइल है तो इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है बच्चों इसका, बोलो। आवा- आवाज नहीं आ रही सर आपकी. मेरी आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज आ रही है, बोलो, आवाज आ रही है। आ रही है। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे अब आ सेम रही बच्चों ये, हाँ आ हाँ रही है. सेम मैं बात करता हूँ, चले मैं ही मुका देता हूँ इसको। अब बच्चों ये 25 परसेंटाइल का मतलब ये है कि बच्चों 75% लोग इबव है, और उसके बाद बच्चे क्या है कि जो 25 है वो क्या है बच्चों, बिलो है। एक और चीज भी यहाँ पे देखने वाली है, जब डिजायर्ड वैल्यू दी जाती है तब थोड़ा समझने की जरूरत है। ठीक है, अब डिजायर्ड वैल्यू जब आपको दी जाती है, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे 25 परसेंटाइल आया, तो इसका मतलब ये है बच्चों कि फॉर एग्जांपल आपने जो डिजायर्ड वैल्यू रखी थी वो कितनी है, या आपके मार्क्स कितने हैं, 25। आपके मार्क्स कितने हैं, 25। अब 25 मार्क्स आपके हैं बच्चों। अब 25 फिर परसेंटाइल का क्या मतलब होगा कि 25 बच्चे ऐसे होंगे जिनके मार्क्स आपसे कम है, और 75% बच्चे ऐसे हैं जो आपसे क्या होंगे, इबव लाई करेंगे।
अब सेम चीज बच्चे यहाँ पे परसेंटाइल क्या है, इसको हम पढ़ते हैं कि परसेंटाइल इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ डाटा बिलो अ सर्टेन वैल्यू, कि उस वैल्यू से नीचे कितना मतलब डाटा है, स्पेशली बिलो की बात करते हैं। ठीक है, द डिवाइड्स ऑर्डर डाटा इनटू 100 सेपरेट यूनिट्स, और डाटा को 100 सेपरेट यूनिट्स में डिवाइड कर देता है, मतलब कुछ हाथ ऊपर हो गया कुछ नीचे हो गया। अब 25th परसेंटाइल ऐसे हो गया, 24th परसेंटाइल हो गया, 99th परसेंटाइल ऊपर हो गया। अब 99 का क्या मतलब है कि भाई 99 उससे नीचे है, बाकी 1% उससे क्या ऊपर है। अब इसी तरीके से 24th परसेंटाइल का क्या मतलब है बच्चों कि 44th, इसका मतलब 44 जो बच्चे हैं वो नीचे है, बाकी ऊपर है। अब इसी तरीके से 25 का मतलब 25 ही नीचे है, बाकी सारे ऊपर है। अब उसके बाद बच्चों एग्जाम्पल में जब आपको रेफरेंस दी जाए, जब एग्जाम्पल में आपको क्या दी जाए, रेफरेंस रेफरेंस दी जाए कि अब 25th परसेंटाइल ऑफ फ्रूट ऑन प्लांट्स 39, अब यहाँ पे ये बात की जा रही है कि राउंड अबाउट टोटल मार्क्स कितने हैं, फॉर एग्जाम्पल टोटल फ्रूट्स कितने हैं प्लांट पे 39, नहीं 39। अब 39 से कम वाले कितने हैं, तो वो 25 है। बात क्लियर है? यस अब देखें, अब जैसे ये है कि अब स्टूडेंट हाइट यहाँ पे कितनी दी हुई है 77 सेंटीमीटर, और इसकी जो परसेंटाइल रैंक दी हुई है वो 89 है। अब इसका क्या मतलब है कि परसेंटाइल रैंक जो आपका है वो है 89, तो मतलब 89 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका जो हाइट है वो 77 सेंटीमीटर या उससे कम है। बात क्लियर है? बात क्लियर है? यस हम्म, चलो जी, जी जबरदस्त। अच्छा, अब यहाँ पे इसको क्वार्टर में डिवाइड किया जाता है। देखो अब 25th परसेंटाइल, अब फर्स्ट क्वार्टाइल, क्योंकि क्वार्टाइल हम बात कर रहे हैं 4 हिस्सों की, किसकी बात कर रहे हैं, क्वार्टाइल को हम किस में डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, 4 पार्ट्स में। तो अब बच्चों देखो कि 25th परसेंटाइल का क्या मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल, अब 50 का क्या मतलब हो गया बच्चों, मीडियन हो गया। अब उसके बाद 99th परसेंटाइल मतलब पॉइंट अबव विच नो स्कोर एग्जिस्ट, के 99th की बात कर लें कि भाई इसके ऊपर कोई स्कोर एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, अब देखें बच्चों यहाँ पे 25th क्या है, वो फर्स्ट क्वार्टाइल जिसको आप Q1 भी कह सकते हैं, और उसके बाद बच्चों 50% वाला क्या था, वो मीडियन था, और उसके बाद बच्चों 70 जो 5th जो परसेंटाइल था बच्चों वो थर्ड क्वार्टाइल था, क्या था, थर्ड क्वार्टाइल। अब उसके बाद बच्चों क्या है कि अगर आप इस थर्ड क्वार्टाइल से क्या करें, फर्स्ट क्वार्टाइल को माइनस करें, तो वो आपका हो जाएगा इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्हाट इज इंटर क्वार्टाइल रेंज, शेर मोहम्मद, इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या है, जल्दी बताओ। ये थर्ड क्वार्टाइल रेंज माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल रेंज, तो इसको हम किसका नाम देंगे, किसका नाम देंगे, बोलो बच्चों बोलो। हाँ जी। अब इस चीज में देखें बच्चों कि ये इस ग्राफ में ये आपका दिया हुआ है मीन, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मीन। अब इस ग्राफ में बच्चों ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका स्टैंडर्ड डिविएशन। तो अब बच्चों मतलब ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो क्या है, 1 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो -1 है। तो अब जाहिर सी बात है, ये हम पढ़ चुके हैं कि ये क्या मेंशन करता है कि जो डाटा है वो मीन से कितना दूर पड़ा हुआ है, या मीन से कितना फासला है। अब जाहिर सी बात है कि जो 34.13 डाटा है वो इस मीन के आसपास ही पड़ा हुआ है, बाकी 13.59 है जो उससे दूर पड़ा हुआ है। जाहिर सी बात है अल्टीमेटली उसकी कम वैल्यूज की तरफ जा रहे हैं। अच्छा बच्चों, अब उसके बाद नेक्स्ट आप नीचे देखें, अब उसके बाद जो ना आपका परसेंटाइल से वास्ता है, तो अब यहाँ पे देखें बच्चों कि ये परसेंटाइल यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसमें ये देखें इस रेंज में कि फॉर एग्जांपल ये 50 परसेंटाइल यहाँ पे बच्चों आपको शो हो रहा है, ये 50 परसेंटाइल है, ये 15.9 है, ये 2.3 है। तो अब ये जो 50 परसेंटाइल है बच्चों, ये क्या मेंशन करता है कि इससे बैक साइड पे कितने लाई करते हैं, बोलो। 50 परसेंटाइल है तो इसका क्या मतलब है, बैक साइड पे बच्चों कितने लोग लाई करते हैं, 50% जो लोग हैं वो बैक साइड पे लाई करते हैं, मतलब इससे कम वाले। और इसी तरीके से बच्चों आप 99 की ले लो, तो मतलब इससे इबव कोई नहीं है, इससे जो इबव है बच्चों वो कोई नहीं है, बाकी सारे के सारे इससे क्या लाई करते हैं, बिलो लाई करते हैं। आई होप ये Below. बच्चों बात क्लियर है। ठीक है, अब स्टेप्स टू कैलकुलेट द परसेंटाइल, तो कैसे कैलकुलेट करना है बच्चों, सबसे पहले डाटा को अरेंज करना है किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में, और उसके बाद कैलकुलेट द पोजीशन, और फार्मूला यूज करके आप लोगों ने पोजीशन कैलकुलेट करना है बच्चों। ये आखिरी स्लाइड है हमारी। अब बच्चों पोजीशन फार्मूला है, यहाँ पे पोजीशन पी है, पोजीशन का मतलब बच्चों जो आपके नंबर है, जो क्या है, आपके नंबर है बच्चों। अच्छा, अब इसमें बच्चे मतलब एन की वैल्यू स्पेसिफिक हो सकती है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन शायद कोई दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। अच्छा, तो अब बच्चे नंबर ऑफ एन जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, आपको कोई भी दी जा सकती है,
ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, कि अब इसमें ये है कि जो है ना आपके पास जो n की वैल्यू है, किधर है पेन? बच्चों जो n की वैल्यू है वो आपके पास दिया हुआ है 30 और जो k की वैल्यू दिया हुआ है वो k सॉरी यहाँ पे बात करें पोजीशन की। तो पोजीशन की बच्चों जो वैल्यू दी हुई है वो 40 दी हुई है। अब इन दोनों को पुट करके उन्होंने मेंशन आंसर निकाला है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे जो मतलब ये जो हाँ, है समझ आ गई बच्चों, ठीक है। अब इसमें ये है देखो कि अब ये जो p है बच्चों ये क्या है 40 और उसके बाद n क्या है 30। तो सीधा-सीधा जब आप इस फार्मूले में पुट करोगे तो ये क्या आएगा 40 डिवाइडेड बाय और यहाँ पे 100 बच्चों। और उसके बाद बच्चों मल्टीप्लाई बाई और n आपका कितना है 30 और प्लस क्या है बच्चों 1 है। अब क्या होगा कि जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? परसेंटाइल आपके पास आ जाएगा। आपके पास क्या कौन-सी वैल्यू आ जाएगी? क्या आ जाएगा? 12.4 तो 12.4 बच्चों क्या है? 12.4 परसेंटाइल मतलब 12.4 क्या है बच्चों कि ये जो ना ये 12th और 3rd जो मतलब जो रेंज है उसके दरमियान में ये क्या करता है? लाई करता है। क्या करता है? लाई करता है। हाँ जी, मतलब मेरी बात सुने अगर टोटल नंबर कितने हैं? टोटल नंबर कितने हैं? 100 100 100 सॉरी टोटल नंबर कितने हैं? यहाँ पे दिया नहीं हुआ n 30 सॉरी 30 तो 30 30 में से ये वाला जो रेंज है 40 परसेंटाइल है वो कितने के दरमियान में लाई कर रहा है? बोले? बोले? 12 टू 13 हाँ, के 12 मान एंड 13 वैल्यू के दरमियान में रह रहा है। अब ये क्वेश्चन आप लोगों ने बच्चों सॉल्व करना है, फार्मूला यही है परसेंटाइल, ठीक है, परसेंटाइल ये क्वेश्चन है आप लोगों को कि परसेंटाइल इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई ये आपका ये इस और ये आपके पास n+1 आ गया। अब बच्चों इसमें जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो वो बचे है कितना आपके पास जो वो है आपके पास 50 और उसके बाद बच्चों आपकी जो परसेंटाइल आई है माशाल्लाह से वो है बच्चों 50। अब कैलकुलेट करो कि आपकी जो वैल्यू है वो कितने रेंज में लाई कर रही है। आपकी पोजीशन क्या है? हाँ, तो 25.5 20 25.5 25.5 अच्छा सॉरी मैंने यहाँ पे परसेंटाइल की वैल्यू 75 है। अब कर निकालो, अब निकालो, अब निकालो जल्दी करो शाबाश। मुझे समझ नहीं आ रही। 38.25 अच्छा हम्म, चले आपका ये बच्चे आंसर ठीक है। तो बट ये है कि मुझे वो दोस्त वाली बात अभी भी भनक रही है खनक रही है कि उसके 74 मार्क्स थे, ठीक है, तो उसकी परसेंटाइल जो ना 96 थी। तो चले टोटल 100 मार्क्स थे उसमें उसकी परसेंटाइल 96 है तो उसके मार्क्स कितने बनेंगे? तो इस तरीके से शायद ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आपका ये सही है कि आपका जो वैल्यू है वो 38 एंड 39 के दरमियान में लाई करता है। तो बट मैं ये उसका भी देख लूँ। माय फ्रेंड परसेंटाइल वाज 100 and NTS paper what will be his marks। चलें जी देखते हैं। ओ सॉरी 100 मैंने ज्यादा अप्लाई कर दिया। अच्छा इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आ रहा है तो वो फिर मुश्किल हो जाएगा। अब हमें नहीं पता कि कितने जो है ना ठीक है 1 मिनट उसको 94 परसेंटाइल तो 94 परसेंटाइल का कितना आएगा? ठीक है तो चले इसमें जो है ना वो नहीं आ रहा सही तो इसकी कैलकुलेशन का मेथड। अच्छा बच्चों आगे देखें ये तो पोजीशन था कि उसकी पोजीशन क्या है कितने दरमियान में वो लाई कर रही है और उसके बाद परसेंटाइल फाइंड आउट करने का वो फार्मूला है कि द नंबर ऑफ डाटा
बिलो द डाटा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स। अब इसमें बच्चों जो n है, ठीक है, आप फॉर एग्जांपल आप इसमें परसेंटाइल आपने फाइंड आउट करनी है कि सपोज स्टूडेंट बैठे हुए सारे, सपोज स्टूडेंट्स scored the following marks out of 100। अब इसमें देखो मैं डाटा को जस्ट सीक्वेंस से अरेंज करता हूँ कि 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 एंड 95। अब वो कह रहे हैं कि डाटा का परसेंटाइल आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल बच्चे आपका मतलब इसमें ये है, माशाल्लाह से आप भी शामिल हैं, आप अपने मार्क्स कितना पुट करेंगे यहाँ पे, बताएं जरा, कितने मार्क्स पुट करूं मैं आपके? हेलो जी सर। एमन, मैंने कहा कि बच्चों देखें आपके पास क्या है, 10 स्टूडेंट्स हैं, उनके जो ना ये मार्क्स दिए हुए आउट ऑफ 100। अब ज़ाहिर सी बात है आप भी तो 10 में से शामिल हैं, तो आपके मार्क्स कितने लिखे यहाँ पे? 90। 90, माशाल्लाह से, ठीक है। तो बच्चों आपकी जो, अब ज़ाहिर सी बात है कि आपने मतलब 90 मार्क्स लिए, तो अब आपने ढूंढना है कि आपसे नीचे कितने वाले हैं, कितने स्टूडेंट नीचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब ये जो बच्चों ये जो स्मॉल एन है ना, ये स्मॉल एन मेंशन करता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बिलो यू, नंबर ऑफ स्टूडेंट बिलो, Below Below you। you. मतलब आपसे नीचे कितने हैं, तो कितने बन रहे थे बच्चों ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और टोटल बच्चे नंबर कितने थे, टोटल वैल्यूज यहाँ पे टोटल, ये टोटल 10, और इसका जब बच्चे परसेंटाइल फाइंड आउट करेंगे तो वो आपको सीधा सीधा मिल जाएगा। तो अब बच्चों ये देखें कि ये 0 0 से कैंसिल, तो 8 10 का कितना हो जाएगा 80। तो 80%। आपसे मतलब 80% बच्चे ऐसे थे जो क्या थे, बिलो थे।